कभी ऐसा लगा है कि दिन तो पूरा था, लेकिन समय बस रेत की तरह हाथ से फिसल गया। एक हफ्ता, एक महीना, यहाँ तक कि पूरा साल कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। हम सब ये महसूस करते हैं, पर सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक एहसास है या इसके पीछे कोई गहरा सच छिपा है? ये एक बहुत ही आम और सच कहूँ तो परेशान करने वाला अनुभव है। हाँ, और इसके कारण काफी जटिल और दिलचस्प हैं। ये सिर्फ हमारी कल्पना नहीं है। आज हम इसी पहेली की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे कि आधुनिक जीवन में समय इतनी तेजी से क्यों भागता हुआ महसूस होता है। बहुत बढ़िया। तो चलिए इस एहसास की गहराई में उतरते हैं। मुझे ये समझने में सबसे ज्यादा दिलचस्पी है कि समय की कमी का ये अनुभव क्या हमारी अपनी गलती है या फिर यह उस व्यवस्था का नतीजा है जिसे हमने पिछले कुछ 100 सालों में अपने लिए बनाया है। हाँ बिल्कुल। शुरुआत इतिहास से करते हैं। मुझे ये सोचकर ही हैरानी होती है कि समय जैसा हम आज उसे जानते हैं, घंटों, मिनटों और सेकंडों में बटा हुआ, ये हमेशा से ऐसा नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं था। औद्योगिक क्रांति से पहले की दुनिया की कल्पना करना भी मुश्किल है, जहां एक किसान का दिन अलार्म घड़ी से नहीं बल्कि सूरज के उगने और ढलने से तय होता था। बिल्कुल। इतिहासकार ईपी थॉमसन ने इसके लिए एक बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया है, कार्य उन्मुख समय, टास्क ओरिएंटेशन। कार्य उन्मुख मतलब आपका दिन काम के हिसाब से चलता था, घड़ी के हिसाब से नहीं। खेत की जुताई जब पूरी हो गई तब काम खत्म हुआ, ये नहीं कि घड़ी में 5 बज गई तो काम बंद कर दो। अच्छा। काम और आराम के बीच कोई सख्त लकीर नहीं थी। लोग समय को खर्च करने वाली चीज नहीं मानते थे। ये बस जीवन का एक नॉर्मल हिस्सा था, जैसे हवा और पानी। मतलब पहले समय कुदरत से जुड़ा था और फिर अचानक वो पैसा बन गया। लेकिन ये बदलाव आया कैसे? ये आया औद्योगिक क्रांति के साथ। विरोध बिल्कुल हुआ था। शुरुआत में मजदूरों के लिए इस नए समय अनुशासन, टाइम डिसिप्लिन को अपनाना बहुत मुश्किल था। उनके लिए अननेचुरल रहा होगा बहुत। लेकिन फैक्ट्रियों को मशीनों के साथ इंसानी मेहनत का तालमेल बिठाने की जरूरत थी, और अचानक समय पैसा बन गया। और जिसका समय पर नियंत्रण था उसके पास ताकत थी। और ये नियंत्रण तो मालिकों के हाथ में था। मैंने कहीं पढ़ा था कि कुछ फैक्ट्री मालिक तो मजदूरों से ज्यादा काम लेने के लिए चालाकी भी करते थे। हाँ, ये सच है। कुछ जगहों पर सुबह फैक्ट्री की घड़ियों को थोड़ा आगे कर दिया जाता था ताकि मजदूर जल्दी काम शुरू करें। हाँ, और शाम को उन्हें पीछे कर दिया जाता था ताकि वे देर तक काम करें। इसी माहौल में 1890 के आसपास टाइम क्लॉक का आविष्कार हुआ, जहां कार्ड पंच करना पड़ता था। हाँ बिल्कुल। वो इस नए समय अनुशासन का एक क्रूर प्रतीक बन गया। तो ये तो हुई फैक्ट्री की बात, लेकिन ये सोच आम लोगों की जिंदगी का, उनके घर का हिस्सा कैसे बनी? इसका श्रेय जाता है टेक्नोलॉजी को, खासकर सस्ती घड़ियों को। 1896 में इंगरसोल नाम की एक कंपनी ने यांकी पॉकेट वॉच निकाली, जो सिर्फ $1 में मिलती थी। सिर्फ $1? हाँ, उस समय के हिसाब से बहुत सस्ती थी। अब एक आम मजदूर भी अपनी जेब में समय लेकर घूम सकता था। लेकिन इसका एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक असर हुआ। लोगों ने समय को बिताने के बजाय खर्च करने के रूप में देखना शुरू कर दिया। समय बर्बाद करना एक नैतिक भूल, एक पाप जैसा माना जाने लगा। पर क्या आज भी दुनिया में हर कोई समय को इसी तरह देखता है? जैसे अगर जर्मनी में कोई मीटिंग 9 बजे है तो वो 9 बजे ही शुरू होगी, लेकिन भारत में भारत में अगर किसी शादी का समय 8 बजे है तो मेहमान शायद 9 बजे तक आते हैं। हाँ। तो क्या ये आलस है या कुछ और? ये आलस नहीं, बल्कि संस्कृति का फर्क है। पश्चिमी देशों में, जिसे हम मोनोक्रॉनिक समय की धारणा कहते हैं, वो चलती है। यहाँ समय एक सीधी रेखा की तरह है, जिसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जा सकता है। हर काम के लिए एक तय स्लॉट है। और भारत या ब्राजील जैसे देशों में? उन जगहों पर पॉलीक्रोनिक समय की धारणा है। यहाँ समय एक सीधी रेखा नहीं, बल्कि एक बहती हुई नदी जैसा है। यहाँ रिश्तों को और सामाजिक मेलजोल को एक सख्त शेड्यूल से ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो इससे ये साफ पता चलता है कि समय की कमी का हमारा एहसास कोई सार्वभौमिक सत्य नहीं है। ये एक सांस्कृतिक आदत है जिसे हमने सीखा है। ये बात तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन ये सिर्फ बाहरी दुनिया की बात तो नहीं हो सकती। हमारे दिमाग के अंदर ऐसा क्या होता है जो समय को कभी तेज तो कभी धीमा महसूस कराता है? अब हम इस पहेली के सबसे दिलचस्प हिस्से में आ रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि हमारे दिमाग में समय को मापने के लिए कोई एक खास घड़ी या केंद्र नहीं है। कोई एक सेंटर नहीं है? नहीं, समय का एहसास हमारे दिमाग के कई अलग अलग हिस्से मिलकर बनाते हैं। तो फिर ये एहसास पैदा कैसे होता है? इसका एक मजबूत सिद्धांत है, सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी।
इसे अगर सीधे शब्दों में कहूं तो आपका दिमाग जितनी ज्यादा नई जानकारी को प्रोसेस करता है, समय उतना ही धीमा महसूस होता है। अच्छा, जैसे बचपन में मुझे याद है गर्मी की छुट्टियां कभी खत्म ही नहीं होती थीं। ऐसा लगता था जैसे वो 2 महीने 2 साल के बराबर हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। हर दिन एक नया खेल, नए दोस्त, नई शरारतें। हाँ, क्योंकि बचपन में सब कुछ नया था। पहली बार साइकिल चलाना, स्कूल का पहला दिन, दिमाग हर अनुभव की बहुत गहरी और विस्तृत यादें बना रहा था। हर जानकारी नई थी तो दिमाग को उसे प्रोसेस करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। इसीलिए बचपन की गर्मियां अनथीन लगती थीं। और बड़े होने पर इसका ठीक उल्टा हो जाता है। मेरा ऑफिस का रास्ता, सुबह का नाश्ता, ज्यादातर दिन एक जैसे ही होते हैं। हाँ, और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, नयापन कम हो जाता है। दिमाग रोजमर्रा के कामों को एक तरह से ऑटो पायलट पे करने लगता है। उसे इन साधारण चीजों को रिकॉर्ड करने की जरूरत महसूस नहीं होती। नतीजा, हफ्ते, महीने और साल एक धुंध की तरह गुजर जाते हैं। क्योंकि दिमाग ने कुछ खास रिकॉर्ड ही नहीं किया। बिल्कुल। हाल ही के एक अध्ययन में पाया गया कि जब युवा और बुजुर्ग लोगों ने एक ही फिल्म देखी तो बुजुर्गों के दिमाग में कम तंत्रिका घटनाएं हुई। मतलब उनके दिमाग ने उसी समय में कम नई चीजों को दर्ज किया। ये तो कमाल है। इसका मतलब है कि वो जो कहावत है कि उम्र के साथ समय पंख लगा के उड़ने लगता है, उसके पीछे असल में दिमाग का विज्ञान है। हाँ, और एक और सिद्धांत है अनुपातिक सिद्धांत, प्रोपोर्शनल थ्योरी। ये बहुत सीधा सा गणित है। एक 10 साल के बच्चे के लिए 1 साल उसकी पूरी जिंदगी का 10% हिस्सा है, एक बहुत बड़ा हिस्सा। और 50 साल के व्यक्ति के लिए? उसके लिए वही 1 साल उसकी जिंदगी का सिर्फ 2% है। ये गणितीय रूप से तय है कि उम्र के साथ हर अगला साल हमारे कुल अनुभव का एक छोटा और छोटा हिस्सा बनता जाएगा। इसलिए वो छोटा महसूस होगा। हाँ। यहाँ एक बात मुझे समझ नहीं आती। हम्म। अगर हमारे दिन व्यस्त और लंबे महसूस होते हैं, जैसे ट्रैफिक में फंसे हुए या किसी बोरिंग मीटिंग में, हाँ, तो फिर साल इतने छोटे क्यों लगते हैं? ये तो उल्टी बात हो गई। ये एक बेहतरीन विरोधाभास है और इसका जवाब यादों के संपीड़न या मेमोरी कंप्रेशन में छिपा है। ये इस पर निर्भर करता है कि हम समय को जीते हुए महसूस कर रहे हैं या बाद में उसके बारे में सोच रहे हैं। अच्छा। जब हम किसी रोलर कोस्टर की लाइन में 30 मिनट इंतजार करते हैं तो वो इंतजार बहुत लंबा, उबाऊ और अंतहीन लगता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन हफ्ते भर बाद जब हम उस दिन को याद करते हैं तो हमें सिर्फ 2 मिनट की वो रोमांचक राइड याद रहती है। वो 30 मिनट का इंतजार हमारी यादों में सिकुड़कर लगभग गायब हो जाता है। मतलब हमारा दिमाग उबाऊ यादों को डिलीट या कंप्रेस कर देता है। बिल्कुल। हमारा दिमाग उबाऊ और रोजमर्रा की यादों को संकुचित कर देता है, जबकि नई, अनोखी और भावनात्मक रूप से तीव्र यादों को विस्तार देता है। इसीलिए जब हम साल के अंत में पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो हफ्ते जिनमें कुछ खास नहीं हुआ, वो एक पल में गुजर गए लगते हैं। तो इतिहास और मनोविज्ञान तो समझ आ गया, लेकिन आज के डिजिटल जीवन का क्या? ऐसा लगता है कि स्मार्टफोन और इंटरनेट ने इस भागते हुए समय की रफ्तार को और भी तेज कर दिया है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। आज की सबसे बड़ी चुनौती है ध्यान विखंडन, अटेंशन फ्रैगमेंटेशन। ध्यान विखंडन? सोचिए, हम एक जरूरी रिपोर्ट पर काम कर रहे हैं, तभी फोन पर एक टेक्स्ट मैसेज आता है। हम उसका जवाब देते हैं, फिर याद आता है कि कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करना है, और तभी एक अर्जेंट ईमेल आ जाता है। जब हम 15 मिनट बाद वापस उस रिपोर्ट पर आते हैं तो हमें याद ही नहीं रहता कि हम कहाँ थे। हाँ, ये तो हर रोज हर घंटे होता है। लेकिन इसका समय के एहसास पर क्या असर पड़ता है? इसके 2 सीधे प्रभाव होते हैं। पहला, जैसा हमने अभी बात की, जब हमारा ध्यान गहरा नहीं होता तो हम मजबूत और विस्तृत यादें नहीं बना पाते। इसलिए जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समय बहुत छोटा और खाली खाली लगता है। और दूसरा, ये हर पल समय की कमी का एहसास पैदा करता है, भले ही हमारे पास पर्याप्त समय हो। हम घंटों तक काम करते हैं लेकिन ध्यान बंटने की वजह से कुछ खास हासिल नहीं कर पाते। और फिर लगता है कि दिन खत्म हो गया और काम वहीं का वहीं है। बिल्कुल। और हर समय व्यस्त रहने का जो एक सामाजिक दबाव है, उसका क्या? अगर कोई दोस्त पूछे कैसे हो और आप कहें बस मजे में हो, कुछ खास नहीं कर रहा, तो लोग अजीब तरह से देखते हैं। ये व्यस्तता का जाल है, बिजीनेस ट्रैप। ये आज की संस्कृति का एक कड़वा सच है। व्यस्त रहना एक स्टेटस सिंबल बन गया है। मैं बहुत व्यस्त हूं कहना असल में ये जताने का एक तरीका है कि आप महत्वपूर्ण हैं, आपकी डिमांड है। और इसका नतीजा है निर्णय की थकान, डिसीजन फिटीग। हाँ,
जब हम दिन भर में हजारों छोटे छोटे फैसले लेते हैं, कौन सा ईमेल पहले खोलें, किस मैसेज का जवाब दें, क्या खाएं, क्या देखें, तो हमारी मानसिक ऊर्जा खत्म हो जाती है। और जब दिमाग थक जाता है तो हम समय का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर पाते। हम बस प्रतिक्रिया देते रहते हैं, योजना नहीं बना पाते। यहाँ एक और विरोधाभास है। हमारे पास डिशवॉशर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव जैसी कितनी ही समय बचाने वाली टेक्नोलॉजी है, फिर भी हमारे पास खाली समय क्यों नहीं है? इसे समय दबाव विरोधाभास कहते हैं, टाइम प्रेशर पैराडॉक्स। समय बचाने वाली तकनीकें असल में हमें खाली समय नहीं देती, वे हमसे उम्मीदें बढ़ा देती हैं। जब चिट्ठियों का जमाना था तो जवाब आने में हफ्ते लगते थे। जब ईमेल आया तो उम्मीद हो गई कि जवाब कुछ घंटों में आएगा। और अब व्हाट्सएप के जमाने में तो मिनटों में जवाब चाहिए। हाँ, हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कम काम करने के लिए नहीं, बल्कि उतने ही समय में ज्यादा से ज्यादा काम ठूसने के लिए करते हैं। और एक काम से दूसरे काम पे कूदने की आदत भी तो है। एक टैब में काम, दूसरे में सोशल मीडिया। उसे संदर्भ बदलना या कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं, और ये हमारी उत्पादकता का सबसे बड़ा दुश्मन है। एक रिसर्च के मुताबिक एक औसत कर्मचारी दफ्तर में दिन में लगभग 1200 बार अलग अलग ऐप्स और वेबसाइटों के बीच स्विच करता है। 1200 बार? ये तो बहुत ही ज्यादा है। हाँ। और हर बार जब हम एक काम से दूसरे पर जाते हैं तो हमारे दिमाग को फिर से ध्यान केंद्रित करने में समय और ऊर्जा लगती है। रिसर्च बताती है कि इस वजह से हर हफ्ते हमारे लगभग 4 कामकाजी घंटे बर्बाद हो जाते हैं और हमारी कुल उत्पादकता 40% तक कम हो सकती है। हम दिन भर व्यस्त तो महसूस करते हैं, पर असल में बहुत कम काम कर पाते हैं। सही कहा। तो मतलब आज की पूरी बातचीत को अगर समेटें तो ये साफ है कि समय की कमी का हमारा एहसास सिर्फ एक वहम नहीं है। इसके पीछे एक ठोस इतिहास है, हमारे दिमाग की अपनी बनावट है और हमारी आज की टेक्नोलॉजी है जो हमारे ध्यान को टुकड़ों में तोड़ देती है। बिल्कुल। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि असली समस्या समय की कमी नहीं, बल्कि गहरे, नए और केंद्रित अनुभवों की कमी है। वही अनुभव जो स्थायी और मजबूत यादें बनाते हैं। आखिरकार हमारे ध्यान की गुणवत्ता ही यादों में हमारे जीवन की लंबाई और गहराई तय करती है। टाइम डजंट डिसअपीयर, अटेंशन डज। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। अगर समय हमारे अनुभवों और यादों का ही एक संग्रह है, तो क्या हम सिर्फ ज्यादा कुशल और प्रोडक्टिव बनने की होड़ में अनजाने में अपनी जिंदगी को यादों में छोटा और हल्का बना रहे हैं? और आज ऐसा कौन सा एक छोटा नया अनुभव हो सकता है? शायद काम से घर जाते हुए एक नया रास्ता लेना, या किसी पुराने दोस्त को बिना किसी वजह के फोन करना, जो इस साधारण से दिन को यादों में थोड़ा लंबा बना दे। कभी सुबह उठकर ऐसा लगा है कि दिन तो बहुत बड़ा है, पर डायरेक्शन जीरो। एक अजीब सा खालीपन। जब सूरज चढ़ता है और आपको पता होता है कि करने को बहुत कुछ है, पर शुरू कहाँ से करें ये समझ ही नहीं आता। और फिर दिन बस रेत की तरफ फिसल जाता है। हम व्यस्त दिखते हैं, भागते रहते हैं, पर रात को लगता है कि हासिल क्या हुआ। ये एहसास बहुत आम है, और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की कमी नहीं है। ये अपनी प्राथमिकताओं का नक्शा न होने की वजह से होता है। बिना नक्शे के हम किसी भी रास्ते पर चल पड़ते हैं जो सामने दिख जाए। हाँ, तो आज की चर्चा इसी पर है। बिल्कुल। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा दिमाग तात्कालिक मतलब अर्जेंट और जरूरी यानी इंपॉर्टेंट चीजों के बीच कैसे उलझ जाता है, और हम इस धुंध से बाहर कैसे निकल सकते हैं। इसकी जड़ें इतिहास से लेकर आज की साइकोलॉजी तक फैली हुई हैं। बिल्कुल। और इस उलझन की जड़ एक बहुत पुराने विरोधाभास में है। अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनहावर ने एक बार कहा था कि मेरी 2 तरह की समस्याएं हैं, तात्कालिक और जरूरी। तात्कालिक समस्याएं जरूरी नहीं होती और जरूरी समस्याएं कभी तात्कालिक नहीं होती। ये एक लाइन मतलब आज की हमारी पूरी भागदौड़ को बयां कर देती है ना? बिल्कुल। हम उन कामों में उलझे रहते हैं जो अभी इसी वक्त ध्यान मांग रहे हैं, और वो काम पीछे छूट जाते हैं जो असल में हमारी जिंदगी को, हमारे करियर को दिशा देते हैं। तो ये कोई नई समस्या नहीं है। समस्या नई नहीं है, बस इसका रूप और कह सकते हैं कि इसकी तीव्रता बहुत ज्यादा बदल गई है। इतिहास में देखें तो पहले प्राथमिकताएं बहुत साफ थीं। जैसे रोमन साम्राज्य में लोगों का दिन सूरज के हिसाब से बटा होता था। मध्य युग में भिक्षुओं का जीवन प्रार्थना की घंटियों के अनुसार चलता था। उनकी प्राथमिकताएं बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी थीं। मतलब दुनिया कम जटिल थी या लोग ज्यादा अनुशासित थे? दोनों का मिश्रण है। दुनिया निश्चित रूप से सरल थी, लेकिन असली बदलाव आया औद्योगिक क्रांति के साथ।
फ्रेडरिक विंसलो टेलर नाम के एक इंजीनियर ने वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत दिया। उनका मकसद एक ही था, फैक्ट्री में कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम कैसे करवाया जाए। यहीं पर दक्षता यानी एफिशिएंसी ने सार्थकता यानी मीनिंग की जगह ले ली। और शायद यहीं से वो दबाव शुरू हुआ कि हमें हर पल प्रोडक्टिव दिखना है, हम कितने बिल्कुल व्यस्त दिखना है। हाँ, व्यस्त ये दिखना। हमारी कीमत तय करने लगा, भले ही उस व्यस्तता का कोई नतीजा निकल भी रहा हो या नहीं। सही कहा। और इस मशीन वाली सोच को पहली बड़ी चुनौती दी पीटर ड्रकर ने। 1960 के दशक में उन्होंने एक बहुत गहरी बात कही, समय सबसे दुर्लभ संसाधन है। ड्रकर ने कहा कि सिर्फ चीजों को सही तरीके से करना यानी एफिशिएंट होना काफी नहीं है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है सही चीजों को करना, इफेक्टिव होना। और यहीं से प्राथमिकता आधारित सोच की नींव पड़ी। और आज के नॉलेज वर्कर के लिए तो ये सवाल और भी मुश्किल हो गया है। हम फैक्ट्रियों में काम नहीं करते, हमारा काम तो दिमाग का है। और इंटरनेट, ईमेल, सोशल मीडिया, इन सब ने काम और निजी जीवन के बीच की दीवारें ही गिरा दी हैं। हर तरफ से बस नोटिफिकेशंस की बौछार होती है। तो ऐसे में हमारा दिमाग इन छोटी छोटी तात्कालिक चीजों में इतना क्यों उलझ जाता है? इसका जवाब हमारे दिमाग की लाखों साल पुरानी बनावट में छिपा है। हमारा दिमाग उस माहौल के लिए बना है जब इंसान जंगलों में रहता था। उस वक्त सबसे बड़ा खतरा क्या होता था? झाड़ियों में हुई एक सरसराहट, जिसका मतलब हो सकता था कि कोई शिकारी जानवर छिपा है। हमारा दिमाग ऐसी तात्कालिक चीजों पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए विकसित हुआ। तो आप ये कह रही हैं कि जब मेरा फोन बजता है तो मेरा दिमाग सच में वैसे ही रिएक्ट करता है जैसे किसी खतरे को देखकर करता था? अजीब है, पर हाँ, काफी हद तक सच है। आज वो झाड़ियों की सरसराहट हमारे फोन की पिंग बन गई है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के एक शोध में इसे अर्जेंसी बायस का नाम दिया गया है। जब हम किसी तात्कालिक काम को खत्म करते हैं तो हमारे दिमाग को डोपामाइन की एक छोटी सी खुराक मिलती है, एक तुरंत राहत का एहसास। और यह एक नशे जैसा है, हम उस छोटी छोटी राहत के आदी हो जाते हैं। और इसका एक और नुकसान मैंने खुद महसूस किया है। जब मैं एक काम से दूसरे पे जाता हूँ, जैसे एक रिपोर्ट पे काम कर रहा हूँ, फिर एक ईमेल का जवाब देता हूँ, और जब वापस रिपोर्ट पर आता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे दिमाग का आधा हिस्सा अभी भी उस ईमेल में ही अटका हुआ है। बिल्कुल, ये एक बहुत आम अनुभव है। इसे सोफी लेरॉय नाम की एक शोधकर्ता ने अटेंशन रेजिड्यू कहा था। उनका शोध बताता है कि जब हम एक काम से दूसरे काम पर जाते हैं तो हमारा ध्यान पूरी तरह से शिफ्ट नहीं होता। दिमाग का एक हिस्सा पिछले काम के बारे में ही सोचता रहता है। और पटरी पर वापस आने में वक्त लग जाता है। हाँ, एक रुकावट के बाद वापस पूरी तरह से फोकस हासिल करने में औसतन 23 मिनट लगते हैं। 23 मिनट? जी, 23 मिनट। अब सोचिए, अगर हर 10 मिनट में कोई मैसेज या ईमेल आता है तो आपका दिमाग कभी भी पूरी गहराई में जा ही नहीं पाता। यही वजह है कि दिन भर व्यस्त रहने के बाद भी शाम को लगता है कि कुछ ठोस काम तो हुआ ही नहीं। और जब टू डू लिस्ट में 40-50 काम लिखे होते हैं तब तो दिमाग जैसे हैंग ही हो जाता है। आपने एक और महत्वपूर्ण बिंदु छुआ। इसे मनोवैज्ञानिक बैरी श्वार्ट्ज ने चुनाव का विरोधाभास या पैराडॉक्स ऑफ चॉइस कहा है। जब हमारे पास बहुत ज्यादा विकल्प होते हैं तो हमारा दिमाग थक जाता है और कोई फैसला नहीं कर पाता। और उस चिंता से बचने के लिए हम सबसे आसान या सबसे बेकार काम करने लगते हैं, जैसे डेस्क साफ करना। ये सब मिलकर एक अंदरूनी बिखराव पैदा करता है, एक अपराध बोध और ये एहसास कि हम दिशाहीन हैं। और यहीं से टालमटोल यानी प्रोक्रास्टिनेशन शुरू होता है। मुझे हमेशा लगता था कि टालमटोल आलस की निशानी है, पर नया शोध कुछ और कहता है। ये एक बहुत जरूरी बात है। टालमटोल टाइम मैनेजमेंट की समस्या नहीं, बल्कि भावना प्रबंधन यानी इमोशन रेगुलेशन की समस्या है। हम मुश्किल कामों को इसलिए टालते हैं क्योंकि वो काम हमारे अंदर नकारात्मक भावनाएं पैदा करते हैं। असफलता का डर, चिंता, उलझन। और इन असहज भावनाओं से बचने के लिए हमारा दिमाग तुरंत राहत खोजता है। ये सब सुनकर तो और भी ज्यादा भारीपन महसूस हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे हमारा दिमाग ही हमारे खिलाफ काम कर रहा है। तो क्या कोई रास्ता है इससे निकलने का? रास्ता है, और वो रास्ता एक नक्शा बनाने से शुरू होता है। इसका सबसे शक्तिशाली टूल वही है जो आइजनहावर के विचार पर आधारित है, जिसे स्टीवन कोवी ने आइजनहावर मैट्रिक्स का नाम दिया। आप एक कागज पर 4 खाने बनाते हैं और अपने सभी कामों को उनमें बांटते हैं। पहला खाना है तात्कालिक और जरूरी, अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट। हाँ, ये संकट है, वो आग जो अभी बुझानी है। यहाँ रहना बहुत तनावपूर्ण है। दूसरा खाना है गैर तात्कालिक पर जरूरी,
नॉट अर्जेंट बट इम्पॉर्टेंट। और ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें आती है भविष्य की योजना, नई चीजें सीखना, रिश्तों को मजबूत करना। असली प्रगति यहीं से होती है। तीसरा खाना सबसे धोखेबाज है, तात्कालिक पर गैर जरूरी। सही कहा, अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट। इसमें ज्यादातर ईमेल, फोन कॉल्स, दूसरों के छोटे मोटे काम आते हैं जो लगते तो अर्जेंट है पर होते नहीं। और चौथा है गैर तात्कालिक और गैर जरूरी, मतलब समय की सीधी बर्बादी। तो ज्यादातर लोग अपना जीवन पहले और तीसरे खाने में बिता देते हैं। बिल्कुल, या तो संकट से जूझते हुए या फिर दूसरों की तात्कालिक मांगों को पूरा करते हुए। लक्ष्य ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा समय दूसरे खाने में बिताएं, जहां असली विकास होता है। ये मैट्रिक्स कागज पर तो बहुत अच्छा लगता है, पर असल जिंदगी में मतलब बॉस से आया हर ईमेल अर्जेंट ही लगता है। बहुत अच्छा सवाल है, और इसी मैट्रिक्स को असल जिंदगी में उतारने का एक और आसान तरीका है, जिसे हम 3 स्तरीय टास्क सिस्टम कह सकते हैं। पहली श्रेणी है हाई लेवरेज एक्टिविटीज या HLAs। ये वो 20% काम है जो 80% परिणाम देते हैं। ये आपकी असली प्राथमिकताएं हैं। ओके, और दूसरी श्रेणी? दूसरी है नेसेसरी प्रोफेशनल एक्टिविटीज या NPAs। ये काम जरूरी हैं, जैसे रूटीन मीटिंग्स, लेकिन शायद इन्हें बेहतर तरीके से किया जा सकता है। और तीसरी श्रेणी है लो वैल्यू टाइम कंज्यूमर्स या LVTs। यहाँ सवाल ये नहीं है कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, बल्कि ये पूछना है कि अगर मैं ये काम बिल्कुल न करूँ तो क्या होगा। और अक्सर जवाब होता है कुछ खास नहीं। बिल्कुल। इन 3 फिल्टर्स से जब आप अपने कामों को देखते हैं तो आइजनहावर मैट्रिक्स भरना आसान हो जाता है। आपके स्रोतों में मारिया की कहानी थी, जो एक PhD स्टूडेंट थी। उसकी कहानी क्या थी, जरा बताइए। मारिया एक बहुत प्रतिभाशाली स्टूडेंट थी, पर अपनी थीसिस को लेके फंसी हुई थी। उसने जब अपना समय ट्रैक किया तो पाया कि वो अपना सिर्फ 15% समय थीसिस लिखने में लगा रही थी, जो कि उसका HLA था। बाकी 85% समय दूसरे कामों में जा रहा था, जो ज्यादातर तीसरे खाने के काम थे। यानी वो व्यस्त थी पर प्रगति नहीं कर रही थी। तो उसने क्या किया? उसने एक फैसला किया। उसने अपने दिन के शुरुआती 4 घंटे सिर्फ अपनी थीसिस के लिए सुरक्षित कर लिए। फोन दूसरे कमरे में रख दिया, सबको बता दिया कि सुबह 9 से 1 के बीच वो उपलब्ध नहीं रहेगी। नतीजा, जो काम उसे करने में 1 साल लगने वाला था, वो उसने 3 महीने में पूरा कर लिया। ये बहुत शक्तिशाली है। एक और उदाहरण जेम्स का था, जो एक मैनेजर था और खुद को इंसानी पिंग पोंग बॉल कहता था। हाँ, जेम्स हमेशा आग बुझाने में लगा रहता था। उसने अपनी प्राथमिकताएं तय की और 3 HLAs पहचाने। फिर उसने हफ्ते में सिर्फ 3 स्लॉट ब्लॉक किए, सिर्फ उन जरूरी कामों के लिए। शुरू में टीम को दिक्कत हुई, पर धीरे धीरे उन्होंने छोटी मोटी समस्याएं खुद सुलझाना सीख लिया। 6 महीने में उसके बनाए सिस्टम से कंपनी को लाखों का फायदा हुआ। उसने सीखा कि हर किसी के लिए हर समय उपलब्ध रहना असल में प्रगति का सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि प्राथमिकता का नक्शा सिर्फ एक टू डू लिस्ट नहीं है, बल्कि ये आपके व्यवहार का एक खाका है, एक बिहेवियरल ब्लूप्रिंट। हाँ, और इस नक्शे को हकीकत में बदलने के लिए एक छोटा सा मनोवैज्ञानिक टूल और है। इसे इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस कहते हैं। इसका मतलब है सिर्फ ये ना कहें कि मैं ये काम करूंगा, बल्कि ये कहें कि मैं कल सुबह 9 बजे अपनी कॉफी पीने के बाद कॉन्फ्रेंस रूम में बैठकर 90 मिनट के लिए ये काम करूंगा। जब आप समय, जगह और काम को इतना स्पष्ट कर देते हैं तो आपको इच्छा शक्ति की जरूरत कम पड़ती है। और इसके साथ एनर्जी मैपिंग का विचार भी जुड़ता है। मतलब अपने सबसे जरूरी काम को दिन के उस समय में करना जब आपकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। सही कहा। अपने सबसे कीमती काम को अपने सबसे कीमती समय पर करें। अपनी ऊर्जा का सम्मान करें, सिर्फ अपने समय का नहीं। तो आज की ये पूरी बातचीत एक दिशाहीन बिखरे हुए दिन के एहसास से शुरू होकर एक स्पष्ट नक्शे तक पहुंची है। ये समझना कि हमारा दिमाग हमें क्यों फंसाता है, और फिर आइजनहावर मैट्रिक्स और HLA जैसे टूल से उस जाल को काटना। ये नक्शा हमें सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या करना है, बल्कि ये भी याद दिलाता है कि हमारे लिए असल में क्या मायने रखता है। हाँ, और ये नक्शा बना लेना सिर्फ पहला कदम है। एक बार जब आपके पास अपनी प्राथमिकताओं का नक्शा आ जाता है, तो असली चुनौती उस नक्शे की सीमाओं की रक्षा करना है, और ये आपको उस अगले और शायद सबसे मुश्किल कला की ओर ले जाता है, उन सभी रास्तों, लोगों और अनुरोधों को ना कहना जो आपके नक्शे पर नहीं है। कभी किसी ने कुछ मांगा हो
और दिल ने धीरे से कहा हो ना कह दे, पर जुबान फिर भी हाँ बोल दे। वो एक अंदरूनी कश्मकश होती है जब हम दूसरों की उम्मीदों का बोझ उठाते हैं और अपनी जरूरतों को कहीं पीछे छोड़ देते हैं। बिल्कुल। और ये एक बहुत हल्की सी शुरुआत होती है, बस एक छोटा सा हाँ जो धीरे धीरे हमारी अपनी पहचान को ही धुंधला कर देता है। और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है। अच्छा। ये हमारे दिमाग की एक बहुत गहरी, हजारों साल पुरानी बनावट है। अच्छा। आप सोचिए, हमारे पूर्वज जब कबीलों में रहते थे, हाँ, तब समूह से निकाला जाना एक तरह से मौत की सजा जैसा था। सही बात है, अकेले सर्वाइव करना नामुमकिन था। हाँ, अकेले आप शिकार नहीं कर सकते, खुद को बचा नहीं सकते। इसीलिए हमारा दिमाग, खासकर उसका जो एमिगडोला वाला हिस्सा है, अच्छा। आज भी सामाजिक अस्वीकृति को, किसी के ना सुनने पर नाराज होने को एक जानलेवा खतरे की तरह ही देखता है। मतलब हमारे दिमाग में आज भी वही पुराना सॉफ्टवेयर चल रहा है। एक तरह से, हाँ। तो जब हम किसी करीबी को ना कहने के बारे में सोचते भी हैं, तो दिमाग में वही पुराना अलार्म बजने लगता है। खतरा, तुम अकेले रह जाओगे। बिल्कुल। ये तो कमाल की बात है। और शायद यही डर हमारे अंदर की उस आवाज को ताकत देता है जिसे इनर प्लीजर कहते हैं। वो आवाज जो सबको खुश रखना चाहती है। हाँ, ये हमारे अंदर का वो हिस्सा है जो बचपन में प्यार और सुरक्षा पाने के लिए विकसित हुआ था। इसका एक ही काम है, हमें जजमेंट से, अकेलेपन से या शर्मिंदगी जैसी भावनाओं से बचाना। और ये आवाज बार बार फुसफुसाती है। अगर मैंने ना कह दिया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? क्या वो मुझे मतलबी समझेंगे? क्या वो मुझे पसंद करना बंद कर देंगे? बिल्कुल। और जब ये सवाल उठते हैं तो हम एक भावनात्मक धुंध में फंस जाते हैं। मनोवैज्ञानिक इसे FOG कहते हैं। FOG? हाँ, FOG यानी फियर, ऑब्लिगेशन और गिल्ट का कोहरा। अच्छा, डर, कर्तव्य और अपराध बोध। हाँ, फियर यानी डर, इस बात का डर कि सामने वाला निराश हो जाएगा या कोई बहस छिड़ जाएगी। टकराव का डर। हाँ, फिर ऑब्लिगेशन यानी कर्तव्य की भावना, परिवार और समाज से मिले वो चाहिए वाले विचार जो हमें महसूस कराते हैं कि हमारे पास कोई विकल्प है ही नहीं। और तीसरा? गिल्ट, अपराध बोध, ना कहने पर खुद को एक बुरा, मतलबी और स्वार्थी इंसान समझने का गहरा एहसास। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या ये भावनाएं, डर, कर्तव्य, अपराध बोध पूरी तरह से बुरी हैं? खासकर कर्तव्य की भावना। वही तो हमें अपने परिवार का ध्यान रखने या अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए प्रेरित करती है। तो एक स्वस्थ कर्तव्य और इस फॉग वाले कर्तव्य में फर्क कैसे करें? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, स्वस्थ कर्तव्य अंदर से आता है, वो हमारे अपने मूल्यों से जुड़ा होता है और उसे निभाने में एक संतुष्टि मिलती है। लेकिन फॉग वाला कर्तव्य बाहर से थोपा हुआ महसूस होता है। वो मुझे ये करना है नहीं, बल्कि मुझे ये करना पड़ेगा वरना की भावना से आता है। अच्छा, मतलब एक में चुनाव, दूसरे में मजबूरी। बिल्कुल। और जब ये तीनों, डर, बाहरी कर्तव्य और अपराध बोध, एक साथ मिलकर हम पर हावी हो जाते हैं, तब ना कहना लगभग नामुमकिन लगने लगता है। हम उस धुंध में रास्ता भटक जाते हैं। और इसी भटकाव का नतीजा है वो मोड़ जहां इंसान पूरी तरह टूट जाता है, वो कोलैप्स पॉइंट। हाँ, हमारे सामने रॉय की कहानी है जो इसका एक जीता जागता उदाहरण है। रॉय एक ऐसा इंसान था जिसकी डिक्शनरी में शायद ना शब्द था ही नहीं। हाँ, रॉय वो इंसान था जो हर किसी के लिए मौजूद रहता था। ऑफिस में कोई एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट, रॉय करेगा। किसी दोस्त को वीकेंड पर घर शिफ्ट करना है, रॉय अपनी कार लेके पहुंच जाएगा। परिवार में कोई फंक्शन है, सारी भाग दौड़ की जिम्मेदारी रॉय की। वो सोचता था कि सबको हाँ कहकर वो एक अच्छा बेटा, अच्छा दोस्त, एक अच्छा कर्मचारी बन रहा है। उसे ये एहसास ही नहीं हुआ कि हर हाँ के साथ वो अपनी ऊर्जा, अपना समय और अपनी मानसिक शांति का एक छोटा सा टुकड़ा किसी और को दे रहा था। और फिर एक रात वो हुआ। रात के 2 बजे वो अपने लैपटॉप के सामने बैठा था। क्लाइंट की एक प्रेजेंटेशन पर काम कर रहा था जिसकी डेडलाइन अगली सुबह थी। आंखें जल रही थीं, सिर भारी था और शरीर पूरी तरह जवाब दे चुका था। उस पल में उसे ना अपने परिवार का ख्याल आया, ना दोस्तों का। उसे सिर्फ एक अंतहीन थकान और घुटन महसूस हो रही थी। और उसने खुद से पूछा, मैं यहाँ तक कैसे पहुंच गया? वो उसका कोलैप्स पॉइंट था। लगातार हाँ कहने की एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है। भावनात्मक थकावट, अंदर ही अंदर पनपता गुस्सा जिसे रिसेंटमेंट कहते हैं, और धीरे धीरे अपनी पहचान का खो जाना। और ये सिर्फ निजी जीवन में नहीं होता। एक कॉर्पोरेट महिला की केस स्टडी भी है जिसका करियर आगे बढ़ने के बजाय रुक गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हर काम को हाँ कह देती थी। हाँ, वो किसी भी मीटिंग के लिए मना नहीं करती थी, किसी भी टास्क को ना नहीं बोलती थी। नतीजा ये हुआ कि वो हर काम में बस
ठीक ठाक प्रदर्शन कर रही थी। किसी एक काम में बेहतरीन नहीं हो पा रही थी। बिल्कुल, उसकी ऊर्जा इतनी बिखर गई थी कि उसका प्रदर्शन औसत हो गया। जिस प्रतिष्ठा को बचाने के लिए वो सबको हाँ कह रही थी, वही प्रतिष्ठा खत्म हो रही थी। उसकी हाँ कहने की आदत, जिसे वो अपनी ताकत समझती थी, वो असल में उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई थी। ये कहानियां सुनकर काफी निराशा होती है। ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा जाल है जिससे निकलना नामुमकिन है। ये एफओजी का कोहरा इतना घना है, रास्ता दिखता नहीं है। हाँ, पर क्या इससे निकलने का कोई रास्ता है? रास्ता है, और वो है अपनी सोच को पूरी तरह बदलने का। इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही शक्तिशाली विचार से, जो वॉरेन बफेट का है। अच्छा। उनका एक मशहूर कथन है, सफल और बहुत सफल लोगों में अंतर ये है कि बहुत सफल लोग लगभग हर चीज को ना कहते हैं। एक मिनट, लगभग हर चीज को ना कहते हैं, ये सुनने में बहुत कठोर और थोड़ा अजीब भी लगता है। क्या इसका मतलब ये है कि हमें उन दोस्तों को भी ना कहना होगा जो मदद मांग रहे हैं, या उन दिलचस्प प्रोजेक्ट्स को जो हमें अच्छे लग रहे हैं? ये असल जिंदगी में कितना प्रैक्टिकल है? आपका सवाल ही इस विचार की गहराई को दिखाता है। बफेट का मतलब ये नहीं है कि हम मतलबी बन जाएं। तो फिर उनका मतलब है कि हम बेरहमी से अपनी प्राथमिकताओं को चुनें। इसे समझाने के लिए उन्होंने 255 का नियम बनाया। 255 का नियम, ये क्या है? नियम ये है, सबसे पहले आप अपने करियर या जीवन के 25 सबसे जरूरी लक्ष्य एक कागज पर लिखिए। ठीक है। अब उन पर ध्यान से सोचिए और उनमें से 5 सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर गोला लगाइए। सिर्फ 5, जो आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। ठीक है, 5 चुन लिए। अब जो बाकी के 20 लक्ष्य बचे हैं, उनका क्या करना है? वो शायद दूसरी प्राथमिकता बन जाएंगे। नहीं, और यही वो जाल है जिसमें ज्यादातर लोग फंसते हैं। अच्छा। बफेट के अनुसार वो बाकी के 20 लक्ष्य आपकी दूसरी प्राथमिकता नहीं है, वो आपकी अवॉइड एट ऑल कॉस्ट लिस्ट है। मतलब हर कीमत पर बचने वाली सूची। हाँ, ये वो चीजें हैं जिन्हें आपको अपनी पूरी ऊर्जा लगाकर नजरअंदाज करना है। ये तो सोच को पूरी तरह पलट देता है। मैं तो हमेशा अपनी बाकी की लिस्ट को कभी-कभी करने वाले काम समझती थी, न कि हर कीमत पर बचने वाली सूची। पर ऐसा क्यों? वो भी तो अच्छे लक्ष्य हैं। क्योंकि वही 20 लक्ष्य सबसे खतरनाक हैं। खतरनाक? हाँ, वो इतने अच्छे और दिलचस्प हैं कि आप उन्हें मना नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो इतने जरूरी नहीं हैं कि आपकी जिंदगी बदल सकें। वो आपकी ऊर्जा और आपका ध्यान आपके टॉप 5 लक्ष्यों से चुरा लेते हैं। मतलब अच्छा हमेशा सर्वश्रेष्ठ का दुश्मन होता है। बिल्कुल। ना कहने की कला उन 20 लक्ष्यों को पहचानने और उनसे बचने में है। वाह, ये बात ग्रेग मैक्योन की किताब एसेंशियलिज्म के मूल सिद्धांत से भी जुड़ती है, जिसका मंत्र है लेस बट बेटर, यानी कम लेकिन बेहतर। उनका एक बहुत ही गहरा विचार है जो मुझे हमेशा याद रहता है। अगर आप अपनी जिंदगी को प्राथमिकता नहीं देंगे तो कोई और दे देगा। सही बात है। हमारी चुप्पी, हमारी कोई सीमा ना होना एक खाली जगह बना देती है, जिसे दूसरे लोग अपनी जरूरतों और अपनी प्राथमिकताओं से भर देते हैं। बिल्कुल। और इस बदलाव की शुरुआत बड़े-बड़े नाटकीय ना से नहीं होती। तो फिर कैसे होती है? इसकी शुरुआत होती है छोटे-छोटे सुरक्षित माइक्रो रिस्क लेने से। ये छोटे कदम होते हैं जो हमारे दिमाग के उस पुराने डर वाले हिस्से को धीरे-धीरे सिखाते हैं कि सीमाएं तय करने से दुनिया खत्म नहीं हो जाती। रिश्ते टूटते नहीं हैं। हाँ। माइक्रो रिस्क, जैसे किसी टेक्स्ट मैसेज का तुरंत जवाब न देना, अगर आप किसी जरूरी काम में व्यस्त हैं। जो आज के जमाने में किसी बहादुरी से कम नहीं है। बिल्कुल। या फिर दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में वही खाना ऑर्डर करना जो आपको पसंद है, न कि वो जो बाकी सब खा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आप अलग ना दिखें। ये छोटे छोटे प्रयोग, हाँ, ये हमारे नर्वस सिस्टम को ये यकीन दिलाते हैं कि अपनी जरूरतों को आवाज देने से कोई भूचाल नहीं आता, बल्कि इससे रिश्ते ज्यादा ईमानदार बनते हैं। ये तो अच्छी शुरुआत है, लेकिन जब असल में कोई बड़ी बात पर ना कहना पड़े तब क्या करें? उन मुश्किल पलों में अक्सर शब्द नहीं मिलते। क्या इसके लिए भी कुछ व्यवहारिक तरीके, कुछ स्क्रिप्ट्स हैं? हाँ, कुछ आसान वाक्य हैं जो बहुत काम आते हैं। पहला है द सिंपल डिक्लाइन, यानी सरल इनकार। ओके। आप बस कह सकते हैं, मेरे बारे में सोचने के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं अभी यह नहीं कर सकता, या मैं अभी यह नहीं कर सकती। बस इतना ही। लंबी चौड़ी सफाई देने की जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं। याद रखिए, सीमाएं तय करना एक बयान है, कोई बातचीत या मोल भाव नहीं। ज्यादा सफाई देना आपके ना को कमजोर कर देता है। और दूसरा तरीका? दूसरा तरीका है द पॉज, यानी थोड़ा रुकना।
जब कोई आपसे कुछ करने को कहे तो आपकी पहली प्रतिक्रिया शायद हाँ कहने की होती है। हाँ, वो आवेग होता है। उस आवेग को रोकिए। कहिए, ये दिलचस्प लग रहा है, मुझे अपना कैलेंडर देखकर आपको बताता हूँ या बताती हूँ। अच्छा। ये छोटा सा ठहराव आपको सोचने का समय देता है। ये आपके दिमाग के तार्किक हिस्से को यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को भावनात्मक हिस्से यानी एमिगडाला पर हावी होने का मौका देता है। ताकि आप डर या अपराध बोध में कोई फैसला ना लें। बिल्कुल। लेकिन ये तरीके, ये सीधे सीधे इनकार, क्या हर संस्कृति में एक जैसे काम करते हैं? खासकर हमारी जैसी कलेक्टिविस्ट संस्कृतियों में, जहां परिवार और समुदाय को ना कहना अक्सर अनादर या स्वार्थ माना जाता है। ये बहुत ही जरूरी और संवेदनशील सवाल है। वहां ये कितना व्यवहारिक है? और इसका जवाब मरियम की केस स्टडी में मिलता है। मरियम एक ऐसी संस्कृति से आती थी जहां परिवार को मना करना सोचा भी नहीं जा सकता था। अच्छा। हर हफ्ते उसे अपने पूरे परिवार के लिए डिनर बनाना पड़ता था। वो अपने परिवार से प्यार करती थी, लेकिन हफ्ते के अंत तक काम के बाद वो पूरी तरह थक जाती थी। उसके अंदर एक लड़ाई चलती रहती थी अपने कर्तव्य और अपनी सेहत के बीच। हाँ, तो उसके लिए समाधान सख्त सीमाएं बनाना नहीं था। उसने सीधे ना नहीं कहा। तो फिर उसने क्या किया? उसने एक वर्केबल बाउंड्री बनाई, मतलब एक व्यवहारिक सीमा। उसने डिनर कैंसिल नहीं किया। ठीक है। उसने बस अपने परिवार वालों से अनुरोध किया कि क्या वो डिनर के लिए 1 घंटा देर से आ सकते हैं, ताकि उसे काम के बाद थोड़ा आराम करने और सांस लेने का समय मिल सके। और उनके परिवार ने क्या कहा? वो मान गए। मान गए? हाँ, क्योंकि उसने अपनी बात गुस्से या शिकायत से नहीं, बल्कि पूरी ईमानदारी और प्यार से रखी थी। उसने बताया कि वो थकी हुई है और उसे बस थोड़े से समय की जरूरत है। ये दिखाता है कि सीमाएं तय करने का कोई एक मतलब वन साइज फिट्स ऑल तरीका नहीं होता। बिल्कुल नहीं। उन्हें अपनी संस्कृति, अपने मूल्यों और अपनी जरूरतों के हिसाब से ढालना पड़ता है। अक्सर जब आप पूरी ईमानदारी और करुणा के साथ अपनी स्थिति बताते हैं, जैसे मैं इस समय बहुत ज्यादा काम के बोझ तले हूँ और मुझे अपनी मानसिक सेहत का ध्यान रखना है। हाँ, तो लोगों से सहानुभूति मिलती है, अस्वीकृति नहीं। तो ये पूरी यात्रा एक अनजाने आदिम डर से शुरू होकर एफओजी के कोहरे से गुजरते हुए अपनी कीमत को समझने और आत्मसम्मान को वापस पाने तक की है। ना कहना स्वार्थ नहीं है, ये आत्मसंरक्षण है। एक कमजोर हाँ आपको अंदर से तोड़ देती है, जबकि एक शांत ना आपकी रक्षा करती है। A weak yes breaks you, a quiet no protects you. बिल्कुल सही। और जब हम उन अनगिनत चीजों को ना कहना सीख जाते हैं जो हमारे लिए जरूरी नहीं है, तभी हम उस एक चीज के लिए जगह बनाते हैं जो वास्तव में मायने रखती है। और यही गहरी स्पष्टता हमें एक समय में एक ही काम पर पूरा ध्यान केंद्रित करने की ताकत देती है। और ये वन टास्क वन फोकस की नींव है। कभी महसूस किया है कि मन जैसे एक साथ 10 तरफ भाग रहा हो, पर पहुंच कहीं नहीं रहा? एक अजीब सी बेचैनी, जैसे अंदर सब कुछ बिखर गया है। एक काम शुरू करते हैं और फोन की बस एक छोटी सी आवाज हमें खींच लेती है। फिर एक ईमेल आता है, फिर कोई पुराना अधूरा ख्याल। हर दिशा में एक खिंचाव सा है और हम बीच में खड़े हैं, बस थकते हुए, टूटते हुए। और यही वो सबसे बड़ा धोखा है। धोखा? हाँ, जिसे हम मल्टीटास्किंग कहते हैं। ये शब्द बड़ा आकर्षक लगता है ना? बिल्कुल, एक सुपर पावर जैसा। लेकिन सच तो यह है कि मल्टीटास्किंग शब्द इंसानों के लिए बना ही नहीं था। अच्छा। ये 60 के दशक में कंप्यूटर की दुनिया से आया था, ये बताने के लिए कि एक मशीन, एक प्रोसेसर कैसे तेजी से अलग-अलग प्रोग्राम्स के बीच स्विच करता है। 1 मिनट, मतलब हमने एक मशीन की नकल करने की कोशिश में उसे अपनी काबिलियत मान लिया, अपनी सीवी में लिखना शुरू कर दिया। बिल्कुल, हमने इसे कामयाबी का पैमाना बना लिया, जबकि सच ये है कि हमारा दिमाग एक साथ 2 सचेत काम करने के लिए बना ही नहीं है। तो फिर वो करता क्या है? क्योंकि महसूस तो यही होता है कि हम कर रहे हैं। वो बस बहुत तेजी से एक काम से दूसरे पर कूदता है, जिसे टास्क स्विचिंग कहते हैं। टास्क स्विचिंग? हाँ, और हर एक छलांग की कीमत होती है। एक कीमत? कैसी कीमत? ये तो शुरुआत में दिखती नहीं है। हमें तो लगता है हम वक्त बचा रहे हैं। उसे रिसर्च में अटेंशन रेजिड्यू कहा गया है। अटेंशन रेजिड्यू मतलब ध्यान की बची हुई राख। क्या खूब कहा। हाँ, बिल्कुल वही। जब हम काम ए से काम बी पर जाते हैं तो हमारे ध्यान का एक हिस्सा, एक छोटा सा टुकड़ा काम ए पर ही अटका रह जाता है। एक मानसिक धुंध की तरह। हाँ, एक धुंध जो हमारे नए काम पर हमारी परफॉर्मेंस को चुपचाप कम कर देती है। ऊपर से हम काम भी कर रहे हैं, पर दिमागी तौर पर हमारी कुछ क्षमता अब भी पिछले काम में उलझी है। Distraction doesn't shout, it quietly dissolves your mind. और ये तो हर स्विच के साथ होता होगा, हर नए टैब के साथ, हर नोटिफिकेशन के साथ, हर बार। न्यूरोसाइंस भी यही कहता है
देखिए, हमारा दिमाग हमारे शरीर के वजन का सिर्फ 2% है, लेकिन ये शरीर की 20% ऊर्जा इस्तेमाल करता है। 20%। ये तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। तो इस ऊर्जा को बचाने के लिए दिमाग एक समय पर एक ही जटिल काम पर फोकस करने के लिए बना है। जब हम इसे बार बार स्विच करने पर मजबूर करते हैं ना, तो क्या होता है? तो दिमाग के एग्जीक्यूटिव कंट्रोल नेटवर्क को हर बार हर स्विच के लिए खुद को रिकॉन्फ़िगर करना पड़ता है। मतलब ये दिमागी तौर पर बहुत थकाने वाला काम है। हम ज्यादा मेहनत कर रहे होते हैं, ज्यादा ऊर्जा जला रहे होते हैं, लेकिन नतीजा कम निकलता है। बहुत कम। और फिर एक दिन आता है जब ये सब ढह जाता है। पूरा दिन व्यस्त रहने के बाद भी लगता है कि कुछ भी पूरा नहीं हुआ। वो एक अजीब सी थकान जो शारीरिक नहीं मानसिक होती है। हाँ, एक चिड़चिड़ाहट, छोटी छोटी चीजें भूलना। हाँ, ऐसा लगता है जैसे दिमाग की जो स्पष्टता थी वो छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गई है। यही है वो कोलैप्स पॉइंट। और सबसे खतरनाक बात स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी से सामने आती है। क्या मिला उस स्टडी में? रिसर्चर्स ने सोचा था कि जो लोग बहुत ज्यादा मल्टीटास्किंग करते हैं वे ध्यान भटकाने वाली चीजों को नजरअंदाज करने में या एक काम से दूसरे पर स्विच करने में बेहतर होंगे। हाँ, ये तो स्वाभाविक लगता है। जिसकी वो प्रैक्टिस करते हैं उसी में तो अच्छे होंगे। नतीजे ठीक इसके उल्टे थे। उल्टे? जो लोग सबसे ज्यादा मल्टीटास्किंग करते थे वे इन सभी कामों में सबसे खराब थे। क्या? और सबसे अजीब और डरावनी बात यह थी कि उन्हें लगता था कि वे इसमें सबसे अच्छे हैं। एक मिनट, मतलब जो लोग इस जाल में सबसे गहरे फंसे हैं उन्हें ये एहसास ही नहीं है। उन्हें लगता है कि वो इसे जीत रहे हैं। हाँ, ये एक बहुत खतरनाक भ्रम है, एक मेंटल ब्लाइंड स्पॉट। ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई अपनी गाड़ी खाई की तरफ तेजी से चला रहा हो और उसे लगे कि वो रेस जीत रहा है। बिल्कुल। और आंकड़े से और साफ करते हैं, लगातार टास्क स्विचिंग से प्रोडक्टिविटी 40% तक कम हो सकती है। 40%? और सुनिए, किसी भी रुकावट के बाद, चाहे वो सिर्फ 1 मिनट की ही क्यों ना हो, दिमाग को पूरी तरह से फोकस वापस पाने में औसतन 23 मिनट लग सकते हैं। 23 मिनट सिर्फ एक रुकावट के बाद? ये तो अविश्वसनीय है। इसका मतलब अगर दिन में सिर्फ 5-6 बार भी हमारा ध्यान भटका तो काम के 2 घंटे तो सिर्फ पटरी पर वापस आने की कोशिश में बर्बाद हो गए। और हम उस समय को गिनते भी नहीं हैं। नहीं गिनते। हम सिर्फ उस अपराध बोध और घबराहट के साथ जीते हैं कि हम काबिल नहीं हैं। और फिर हम प्रोडक्टिविटी थिएटर का हिस्सा बन जाते हैं। प्रोडक्टिविटी थिएटर? हाँ, मतलब दिखावा करते हैं कि हम बहुत व्यस्त हैं ताकि हम जरूरी महसूस कर सकें, जबकि अंदर से हम जानते हैं कि हम सिर्फ भाग रहे हैं। सही कहा। हम मुश्किल काम से भाग रहे होते हैं, बोरियत से भाग रहे होते हैं, या शायद अपनी सीमाओं का सामना करने के डर से। तो फिर इसका रास्ता क्या है? अगर ज्यादा मेहनत या विल पावर इसका जवाब नहीं है तो फिर क्या है? रास्ता है, और वो एक सिस्टम बनाने से मिलता है, अपने ध्यान की रक्षा करने से। रक्षा करना? कहाँ से शुरू करें? सबसे पहले माहौल को बदलकर। इसे पर्यावरण डिजाइन कहते हैं। एक स्टडी में पाया गया कि अगर आपका स्मार्टफोन सिर्फ आपकी मेज पर उल्टा रखा है, तब भी आपकी दिमागी क्षमता कम हो जाती है। सिर्फ वहां होने भर से? हाँ, क्योंकि आपके दिमाग का एक हिस्सा लगातार ये मॉनिटर करता रहता है कि कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया। तो फोन को दूसरे कमरे में रखना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि अपनी दिमागी क्षमता को वापस पाने का एक तरीका है। बिल्कुल, ये लड़ाई के मैदान को अपने हक में करने जैसा है। ठीक है, तो आसपास की चीजों को काबू में करना पहला कदम हुआ। ठीक। लेकिन मेरे दिमाग के अंदर जो ख्याल दौड़ते रहते हैं और जो मेरा कैलेंडर है, उसका क्या करें? ये दूसरा और शायद सबसे शक्तिशाली कदम है, समय का ढांचा बनाना, जिसे आर्किटेक्चर ऑफ टाइम भी कहते हैं। समय का ढांचा? हाँ। एक होता है मैनेजर्स शेड्यूल और दूसरा मेकर्स शेड्यूल। एक मैनेजर का दिन मीटिंग्स, कॉल्स, ईमेल्स में मतलब 1-1 घंटे के टुकड़ों में बटा होता है। लेकिन एक मेकर, जैसे कोई लेखक, कोडर, डिजाइनर, उसे काम करने के लिए लंबे बिना रुकावट वाले समय के ब्लॉक्स चाहिए होते हैं। तो समस्या तब होती है जब एक मेकर को मैनेजर की तरह जीने पर मजबूर किया जाता है। बिल्कुल, उससे गहरे काम का, डीप वर्क का खून हो जाता है। सोचिए, चार्ल्स डार्विन हर दिन सिर्फ 4 घंटे गहरा काम करते थे। सिर्फ 4 घंटे? हाँ, और उन्होंने दुनिया बदल दी। वो अपनी ऊर्जा को बचाते थे, उसे टुकड़ों में बर्बाद नहीं करते थे। तो अपने कैलेंडर पर अपने फोकस वाले समय को वैसे ही ब्लॉक करना जैसे हम किसी मीटिंग को करते हैं। और उसे बचाने के लिए लड़ना। ठीक है, माहौल ठीक कर लिया, समय का ढांचा बना लिया। लेकिन एक और समस्या है, काम खत्म होने के बाद भी दिमाग में काम चलता रहता है। वो अधूरे काम, वो चिंताएं। लैपटॉप शाम 6 बजे बंद हो जाता है पर दिमाग रात 10 बजे तक बंद नहीं होता। उसका क्या करें?
उसके लिए तीसरा और आखिरी कदम है एक शटडाउन रिचुअल बनाना। शटडाउन रिचुअल? हाँ, दिन के अंत में एक ऐसी प्रक्रिया जो आपके दिमाग को साफ संकेत दे कि अब काम खत्म हो गया है। जैसे कि कुछ भी हो सकता है, जैसे कल के लिए 3 सबसे जरूरी कामों की एक लिस्ट बना लेना। ऐसा करने से दिमाग को पता चल जाता है कि ये चीजें भूली नहीं गईं, वे सुरक्षित हैं। फिर अपना डेस्कटॉप साफ करना, सारे टैब्स बंद करना और कंप्यूटर को सच में शट डाउन करना। तो ये एक मानसिक रेखा खींचने जैसा है, काम और निजी जीवन के बीच। दिमाग को ये कहने का तरीका कि आज के लिए तुम्हारी ड्यूटी खत्म हुई, अब तुम आराम कर सकते हो। हाँ, और ये अगले दिन के फोकस के लिए बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि ये उस अटेंशन रेजिड्यू को साफ कर देता है जो रात भर हमें परेशान कर सकता है। तो ये वापसी की शुरुआत है, मल्टीटास्किंग के उस भ्रम से निकलकर एक समय में एक काम की ताकत को समझना। ये सिर्फ ज्यादा काम करने के बारे में नहीं है, बल्कि जो जरूरी है उसे बेहतर ढंग से करने और अपनी मानसिक शांति को वापस पाने के बारे में है। बिल्कुल, ये अपनी बिखरी हुई ऊर्जा को समेटकर एक जगह लगाने की कला है। अपने ध्यान को एक कमजोरी से एक ताकत में बदलने का सफर। हाँ, और जब मन एक जगह टिकना सीख जाता है, जब वो इस ठहराव की शक्ति को महसूस करने लगता है, तो अगला सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है। क्या? कि इस नई ताकत को, इस नए फोकस को एक बड़े मकसद की तरफ कैसे लगाया जाए, बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे लगातार कदमों में तोड़कर कैसे हासिल किया जाए। पर ये शायद अगली बातचीत का विषय है। कभी कोई लक्ष्य इतना बड़ा लगा है कि शुरुआत करने की हिम्मत ही नहीं हुई। वो एक एहसास होता है ना, जब आप किसी बड़े सपने के बारे में सोचते हैं और प्रेरणा मिलने की बजाय एक अजीब सी घबराहट होती है। ऐसा लगता है जैसे उस लक्ष्य का वजन ही इतना ज्यादा है कि आप वहीं पर जम गए हैं, हिल भी नहीं पा रहे। आज हम इसी मनोविज्ञान की परतों को जरा खोलेंगे, समझेंगे कि हमारा दिमाग बड़ी महत्वाकांक्षाओं के सामने घुटने क्यों टेक देता है और कैसे छोटे छोटे कदम उठाना सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग की बनावट के साथ काम करने का सबसे कारगर तरीका है। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है कि बिग ड्रीम्स डोंट फेल, उनकी वेट हमसे संभाली नहीं जाती। हमारी आज की जो गहरी पड़ताल है वो इसी एक लाइन के इर्द गिर्द घूमेगी। हम देखेंगे कि बड़े लक्ष्य हमारे अंदर डर, टालमटोल और शक क्यों पैदा करते हैं, और कैसे इस चक्र को तोड़ने की चाबी न्यूरोसाइंस और मनोविज्ञान के सिद्धांतों में ही छुपी है, जो हमें बताती है कि जीत बड़ी छलांगों में नहीं, बल्कि लगातार उठाए गए छोटे कदमों में है। चलिए इसे एकदम जड़ से समझते हैं। जब हम कोई बहुत बड़ा लक्ष्य तय करते हैं, मान लीजिए मुझे एक नॉवेल लिखनी है या अगले 6 महीने में 50 पाउंड वजन कम करना है, तो उस पल हमारे दिमाग के अंदर असल में क्या चल रहा होता है? कौन सी खींचतान शुरू हो जाती है? तो ये एक बहुत ही दिलचस्प दिमागी खींचतान है असल में। खींचतान? हाँ, एक तरफ हमारा दिमाग उस बड़े लक्ष्य को लेकर उत्साहित होता है, लेकिन दूसरी तरफ उसके कई हिस्से वो एक दूसरे के खिलाफ ही काम करने लगते हैं। ओके। सबसे पहले आता है हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ओके। इसे आप दिमाग का प्लानिंग डिपार्टमेंट या सीईओ समझ सकते हैं। ये योजना बनाने की कोशिश करता है, पूरे रास्ते का एक नक्शा बनाने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी एक सीमा है। इसकी वर्किंग मेमोरी बहुत लिमिटेड है। मतलब इसकी रैम कम है। बिल्कुल सही। कॉग्निटिव लोड थ्योरी यही कहती है, जब लक्ष्य बहुत बड़ा और जटिल होता है तो ये उस पर इतना ओवरलोड हो जाता है जैसे किसी पुराने कंप्यूटर पर आपने कोई बहुत भारी सॉफ्टवेयर चला दिया हो। नतीजा? सिस्टम हैंग हो जाता है। हैंग हो जाता है। हाँ, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स उस काम से बचने के लिए उसे पूरी तरह से शट डाउन कर देता है। अच्छा, तो दिमाग का जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है उसका ही सिस्टम हैंग हो जाता है। लेकिन सिर्फ हैंग होने से हमें वो डर और घबराहट क्यों महसूस होती है? क्योंकि जैसे ही सीईओ का ऑफिस हैंग होता है, कंपनी का सिक्योरिटी अलार्म बज उठता है। ये है हमारा एमिगडाला, दिमाग का थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम। थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम? हाँ, जब लक्ष्य का रास्ता लंबा, धुंधला और अनिश्चित होता है तो एमिगडाला इसे एक खतरे के रूप में देखता है। और मजे की बात यह है कि ये शारीरिक खतरे और मानसिक अनिश्चितता में फर्क नहीं कर पाता है। इसके लिए सामने एक शेर का होना और एक नॉवल लिखने का विशाल लक्ष्य होना, दोनों ही खतरे हैं। ये पैनिक बटन दबा देता है। ठीक यही करता है। ये स्ट्रेस हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल रिलीज करना शुरू कर देता है और हम फाइट या फ्लाइट मोड में आ जाते हैं। फाइट या फ्लाइट? और इस मोड में हमारा शरीर भागने या लड़ने के लिए तैयार होता है, ना कि बैठ के शांति से योजना बनाने के लिए। तर्क संगत सोच वो बंद हो जाती है।
इसीलिए बड़े लक्ष्यों को सोचते ही कई बार दिल की धड़कन तेज हो जाती है। और फिर वो प्रेरणा की कमी वाला एहसास आता है, जहां से शुरू करने की कोई वजह ही नहीं मिलती। ऐसा लगता है कि इतनी मेहनत का क्या फायदा। वो इस कहानी का तीसरा किरदार है, स्ट्रिएटम, हमारे दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम। ये डोपामाइन पर काम करता है, वो केमिकल जो हमें खुशी और प्रेरणा का एहसास देता है। समस्या ये है कि डोपामाइन तत्काल मिलने वाले इनामों के लिए सबसे मजबूती से रिलीज होता है। आज आप एक चॉकलेट खाते हैं तो तुरंत डोपामाइन मिलता है, लेकिन एक किताब जो 1 साल बाद पूरी होगी या वजन जो 6 महीने बाद कम होगा, वो आज कोई डोपामाइन नहीं देता। इसीलिए दिमाग को आज मेहनत करने की कोई ठोस वजह ही नहीं मिलती। 1 मिनट, तो जब मैं कोई जरूरी काम टालती हूँ तो मैं आलसी नहीं हूँ, बल्कि मैं उस काम से जुड़ी घबराहट या बोरियत से बचने की कोशिश कर रही हूँ। ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। मतलब समस्या काम में नहीं, उस काम से जुड़ी भावनाओं में है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही डॉक्टर टिम पिचिल और डॉक्टर फुशिया सिरोइस का शोध कहता है। टाल-मटोल आलस का नहीं, बल्कि इमोशन रेगुलेशन का एक तरीका है। इमोशन रेगुलेशन। हाँ, हम काम से नहीं, बल्कि उस काम से जुड़ी नकारात्मक भावनाओं से बचते हैं। असफलता का डर, परफेक्ट न होने का दबाव, या बस उस काम के विशाल आकार का बोझ। एक बड़ा लक्ष्य इन सभी भावनाओं को एक साथ ट्रिगर करता है, और हमारा दिमाग इस भावनात्मक बोझ से बचने के लिए टाल-मटोल का रास्ता अपनाता है। बिल्कुल। यही सब सुनकर तो ऐसा लगता है कि हमारा दिमाग ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता। जरूर कोई तरीका होगा इसी दिमागी बनावट का फायदा उठाने का, इसे अपने पक्ष में करने का। और वो तरीका है द प्रोग्रेस प्रिंसिपल। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की प्रोफेसर टेरेसा अमावाइल ने एक बहुत ही कमाल की स्टडी की थी। उन्होंने कई कंपनियों के सैकड़ों कर्मचारियों की लगभग 12,000 डायरी एंट्रीज को एनालाइज किया। 12,000? हाँ, वो जानना चाहते थे कि काम पर लोगों को सबसे ज्यादा प्रेरणा किस चीज से मिलती है। बोनस, तारीफ, पहचान नहीं। उन्होंने पाया कि किसी भी चीज से ज्यादा हमारे उत्साह और प्रेरणा पर सबसे ज्यादा असर सार्थक काम में हुई छोटी सी प्रगति का पड़ता है। छोटी सी प्रगति? हाँ, बस ये एहसास कि आज मैं कल से थोड़ा आगे हूं। तो हर छोटा कदम एक मनोवैज्ञानिक जीत है। हर पूरा किया हुआ छोटा काम हमारे दिमाग को ये बताता है कि हम सही रास्ते पर हैं और उसे एक इनाम देता है। ठीक यही होता है। जब हम एक छोटा सा काम पूरा करते हैं, जैसे आज सिर्फ 500 शब्द लिखना या आज बस 15 मिनट के लिए वॉक पर जाना, तो हमारा दिमाग डोपामाइन की एक छोटी खुराक जारी करता है। अच्छा। ये एक न्यूरोकेमिकल इनाम है जो कहता है, बहुत अच्छे, तुम ये कर सकते हो, आगे बढ़ते रहो। ये एक रिवॉर्ड प्रेडिक्शन लूप बनाता है, जहां दिमाग इन छोटी जीतों की उम्मीद करने लगता है, और यही उम्मीद हमें आगे बढ़ाती रहती है। मतलब दिमाग को एक तरह से चस्का लग जाता है छोटी छोटी कामयाबियों का। हाँ, बिल्कुल। और जब उसे ये इनाम मिलता रहता है तो वो उस अंदर की आवाज पर हावी हो जाता है जो कहती है कि ये तुमसे नहीं होगा। क्या ये आत्मविश्वास को भी इसी तरह बनाता है? बिल्कुल। ये हमें मनोवैज्ञानिक अल्बर्ट बेंडूरा के सेल्फ एफिकेसी के कॉन्सेप्ट पर ले जाता है। सेल्फ एफिकेसी? सेल्फ एफिकेसी का मतलब है किसी खास काम को करने की हमारी अपनी क्षमता में विश्वास। ये सामान्य आत्मविश्वास से थोड़ा अलग है। तो ये वैसा ही है जैसे पहली बार सफलतापूर्वक साइकिल चलाने के बाद ये भरोसा आ जाता है कि हाँ, मैं इसे दोबारा कर सकती हूँ, और फिर शायद मैं स्कूटर भी चलाना सीख सकती हूँ। यही वो सेल्फ एफिकेसी है। इससे बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता। बंडूरा ने पाया कि सेल्फ एफिकेसी बनाने का सबसे मजबूत तरीका है मास्टरी एक्सपीरियंस, यानी किसी काम को सफलतापूर्वक पूरा करने का अनुभव। हर पूरी की गई छोटी सी चुनौती, जैसे साइकिल पर बैलेंस बनाना, एक मास्टरी एक्सपीरियंस बन जाती है। यह आपके दिमाग को ठोस सबूत देता है कि मैंने ये किया तो मैं अगला कदम भी कर सकता हूं। ये एक सकारात्मक चक्कर बनाता है। छोटी सफलताएं आत्मविश्वास को जन्म देती हैं, और वो आत्मविश्वास हमें और बड़े कदम उठाने की हिम्मत देता है। ये मनोवैज्ञानिक तौर पर तो एकदम समझ आता है, लेकिन अब सवाल आता है इसे असल जिंदगी में लागू करने का। कोई अपने बड़े और डरावने लक्ष्य को व्यावहारिक रूप से कैसे तोड़े, वो पहला कदम कैसे उठाए? इसका एक बहुत ही कारगर तरीका है, अंत से शुरू करें और पीछे की ओर काम करें। अच्छा, उल्टा चले? हाँ, इसे रिवर्स इंजीनियरिंग भी कहते हैं। मान लीजिए आपका लक्ष्य है अगले साल कंपनी की एलीट सेल्स टीम में जगह बनाना। ये बहुत बड़ा लगता है ना? हाँ, बहुत। तो आप पूछें, टीम में जगह बनाने से ठीक पहले मुझे क्या करना होगा? जवाब, ट्राईआउट्स में शानदार प्रदर्शन करना होगा।
उससे पहले अपनी सेल्स स्किल्स को बेहतर बनाना होगा। उससे पहले एक टॉप परफॉर्मर से मेंटरशिप लेनी होगी। इस तरह एक बड़ा डरावना लक्ष्य छोटे छोटे मैनेजेबल मीलों के पत्थर में टूट जाता है। आज का काम सिर्फ एक मेंटर को ईमेल करना हो सकता है। इसमें प्रोसेस गोल्स की क्या भूमिका है? मैंने सुना है कि नतीजे पर ध्यान देने के बजाय प्रक्रिया पर ध्यान देना ज्यादा फायदेमंद होता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण फर्क है। आउटकम गोल्स जैसे टीम में जगह बनाना अक्सर पूरी तरह हमारे नियंत्रण से बाहर होते हैं। सही बात है। इसमें दूसरे लोगों का प्रदर्शन, किस्मत और कई चीजें शामिल होती हैं। ये अनिश्चितता चिंता पैदा करती है। लेकिन प्रोसेस गोल्स जैसे मैं हर हफ्ते 3 दिन अपनी शूटिंग तकनीक का अभ्यास करूंगा, या मैं हर रोज 5 नए क्लाइंट्स को कॉल करूंगी। एग्जैक्टली ये पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में होते हैं। इन पर ध्यान केंद्रित करने से चिंता कम होती है और यह हमें तुरंत एक्शन लेने पर मजबूर करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये पूरी तरह हमारे हाथ में है। मैंने इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस के बारे में भी सुना है। सुनने में ये बहुत टेक्निकल लगता है, पर क्या ये भी इतना ही सरल है? ये असल में बहुत सरल और बेहद शक्तिशाली तकनीक है। ये एक अगर तो योजना है। अगर तो? हाँ, सिर्फ ये कहने के बजाय कि मैं कल व्यायाम करूंगा, आप एक बहुत विशिष्ट योजना बनाते हैं। अगर कल सुबह 7 बजेंगे और वो एक हफ्ते का दिन होगा, तो मैं अपने दौड़ने वाले जूते पहनूंगा और 20 मिनट के लिए दौड़ूंगा। अच्छा, तो ये अपने दिमाग के लिए एक तरह का कैलेंडर रिमाइंडर सेट करने जैसा है, ताकि जब समय आए तो वो आपको खुद ही बता दे कि क्या करना है और आपकी विल पावर बच जाए। बिल्कुल, ये आपके व्यवहार में एक खास संकेत अगर से जोड़ देता है, जिससे प्रतिक्रिया तो लगभग अपने आप हो जाती है। आपको उस पल में सोचना नहीं पड़ता कि करूं या ना करूं। ये निर्णय लेने के मानसिक बोझ को कम कर देता है। एक मेटा एनालिसिस में, जिसमें 94 स्टडीज शामिल थीं, पाया गया कि इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस बनाने से लक्ष्य प्राप्ति की संभावना दुगनी से भी ज्यादा हो जाती है। दोगुनी? हाँ, ये छोटे छोटे कदम, ये अगर तो योजनाएं, ये सब स्थायी आदतें कैसे बनते हैं? वो कौन सा बिंदु है जहां कोशिश, मेहनत से आदत में बदल जाती है? आदतें एक न्यूरोलॉजिकल फीडबैक लूप के माध्यम से बनती हैं। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। हाँ, आपका अगर तो प्लान क्यू और रिस्पॉन्स को परिभाषित करता है। हर बार जब ये लूप पूरा होता है, जब आप संकेत देखते हैं सुबह के 7 बजे, प्रतिक्रिया करते हैं, जूते पहनकर दौड़ते हैं और फिर इनाम महसूस करते हैं दौड़ने के बाद की ताजगी, तो संकेत और प्रतिक्रिया के बीच का दिमागी रास्ता मजबूत होता जाता है। और इसमें कितना समय लगता है? वो जो 21 दिनों वाली बात है, वो कितनी सच है? मैं तो आज तक सच कहूं तो उसी पर यकीन करती रही हूँ। हाँ, वो 21 दिनों का मिथक, उसे तो भूल ही जाइए। अच्छा। हाँ, वो एक लोकप्रिय गलतफहमी है जो एक किताब से निकली थी, किसी वैज्ञानिक शोध से नहीं। असल में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की एक स्टडी है। वो बताती है कि एक नई आदत को ऑटोमेटिक होने में औसतन 66 दिन लगते हैं। 66 डेज? जी, 66 दिन। और ये भी व्यक्ति और आदत की मुश्किल पर निर्भर करता है। ये 18 से 254 दिनों तक भी हो सकता है। 66 दिन? ये जानना बहुत जरूरी है। मतलब अगर 3 हफ्तों के बाद भी कोई काम मुश्किल लग रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम फेल हो रहे हैं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि हमारा दिमाग अभी भी उस रास्ते को पक्का कर रहा है। बिल्कुल, यथार्थवादी उम्मीदें रखना बहुत जरूरी है। धैर्य रखना इस प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा है। इस पूरी प्रक्रिया में अपनी प्रगति को ट्रैक करना और अपनी छोटी जीतों का जश्न मनाना, ये कितना जरूरी है? हम अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते हैं। ये बेहद जरूरी है, शायद सबसे जरूरी हिस्सों में से एक। फीडबैक लूप्स हमें बताते हैं कि हम सही रास्ते पर हैं या नहीं। विजुअल ट्रैकर्स जैसे कैलेंडर पर हर रोज एक क्रॉस लगाना या किसी ऐप में अपनी प्रोग्रेस देखना प्रेरणा को मजबूत करते हैं। ये आपकी प्रगति को हवाई से निकालकर ठोस और वास्तविक बनाता है, और छोटी जीतों का जश्न मनाना उस व्यवहार को और पक्का करता है। जैसे वो दीवार पर तस्वीर टांगने वाला उदाहरण। हाँ, मेरे घर में भी एक ऐसी तस्वीर है जो पिछले 6 महीने से सोफे के पीछे अपना मास्टरी एक्सपीरियंस बनने का इंतजार कर रही है। हम सबके घर में एक ऐसी तस्वीर होती है। मान लीजिए आप आखिरकार उसे टांग देते हैं, तो असली इनाम सिर्फ वह काम पूरा करना नहीं है। असली लगातार मिलने वाला इनाम तब मिलता है जब आप हर बार उस कमरे में घुसते हैं और उसे दीवार पर टंगा हुआ देखते हैं। हाँ। वो दृश्य आपको एक छोटा सा संतोष देता है। वो आपको याद दिलाता है कि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो काम पूरा करते हैं। यह आपकी पहचान को मजबूत करता है। छोटी जीतों का जश्न मनाना उसी पहचान को पुष्ट करने का एक तरीका है जिसे आप बनाना चाहते हैं। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है?
इसका मतलब है कि बड़े लक्ष्यों तक पहुंचने का रास्ता बड़ी छलांगों से नहीं, बल्कि लगातार उठाए गए छोटे छोटे सोचे समझे कदमों से बनता है। ये हमारी महत्वाकांक्षा को कम करने के बारे में नहीं है, बिल्कुल नहीं। बल्कि उसे एक ऐसे तरीके से साधने के बारे में है जो हमारे मनोविज्ञान के साथ काम करे, उसके खिलाफ नहीं। ये उस वजन को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने के बारे में है जिसे हम आसानी से उठा सकें, ताकि हम लड़खड़ाए बिना अंत तक पहुंच सके। और अंत में विचार करने के लिए एक बात, हमने लक्ष्यों को प्राप्त करने और उन्हें आदतों में बदलने पर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन तब क्या होता है जब कोई आदत इतनी गहरी हो जाती है कि वो हमारे जीवन की संरचना का हिस्सा बन जाती है, जब वो सिर्फ एक काम नहीं रह जाती बल्कि हमारे होने का, हमारी पहचान का एक हिस्सा बन जाती है। ये हमें रूटीन की शक्ति की ओर ले जाता है। कैसे ये छोटे अनुशासित कार्य अंततः हमारी पहचान को आकार देते हैं, अक्सर हमारे ध्यान दिए बिना ही। कभी महसूस किया है कि बिन चलता तो है पर वो फ्लो नहीं बनता। एक भारीपन सा होता है जब घंटे बस गुजरते जाते हैं लेकिन उनमें कोई लय नहीं होती, कोई दिशा नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे मन एक अनियंत्रित बहाव में है जिसका कोई किनारा ही नहीं है। बिल्कुल। और ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये बस टाइम मैनेजमेंट का मसला है। हाँ, कि बस एक अच्छी टू डू लिस्ट बना लो और सब ठीक हो जाएगा। एग्जैक्टली। पर ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये दरअसल उस सीमा की बात है। वो एक थ्रेशोल्ड होता है जहां मन इस केओस से, इस पूरी अव्यवस्था से इतना थक जाता है कि वो खुद एक ढांचा मांगने लगता है। हाँ, कि वो एक संरचना की तलाश करने लगता है। ये बहुत ही, आप कह सकते हैं, गहरी मानवीय जरूरत है, बेतरतीबी में तरतीब ढूंढना। मैं यही सोच रहा था कि ये जो भारीपन है इसकी जड़ें क्या उन छोटे छोटे फैसलों में हैं जिन्हें हम दिन भर लेते रहते हैं। जैसे सुबह उठकर क्या पहने, नाश्ते में क्या खाएं, पहले कौन सा काम करें। क्या ये वाकई इतना असर डालते हैं? असर डालते नहीं, मतलब यही सब कुछ है। इसे मनोविज्ञान में डिसीजन फिटीग कहते हैं। डिसीजन फिटीग। हाँ, एक स्टडी के मुताबिक एक औसत इंसान दिन में करीब 35,000 छोटे बड़े फैसले लेता है। 35,000? हाँ, और हमारी दिमागी शक्ति का वो हिस्सा जो सोचने, ध्यान लगाने का काम करता है, जिसे एग्जीक्यूटिव फंक्शन कहते हैं, वो एक मोबाइल की बैटरी की तरह। अच्छा। हर छोटे फैसले के साथ वो बैटरी थोड़ी थोड़ी खत्म होती जाती है। तो ये वजह है कि दिन के आखिर तक एक आसान सा फैसला भी मुश्किल लगता है, जैसे डिनर में क्या बनाना है। बिल्कुल। इसी से जुड़ी एक बात मुझे हमेशा बहुत दिलचस्प लगती है। बराक ओबामा का लगभग हर रोज एक ही रंग का सूट पहनना, या फिर स्टीव जॉब्स का हमेशा अपनी उस काली टर्टलनेक में दिखना। ये सिर्फ उनका स्टाइल नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। हाँ, एक स्ट्रैटेजी थी। उन्होंने जानबूझकर अपनी जिंदगी से इन छोटे गैर जरूरी फैसलों को हटा दिया, ताकि उनकी मानसिक ऊर्जा बची रहे। हाँ, ताकि उनकी कीमती दिमागी ऊर्जा उन बड़े फैसलों के लिए बची रहे जो वाकई में मायने रखते थे। जब हम एक रूटीन बनाते हैं तो हम इन रोजमर्रा के विकल्पों को फैसलों से निकालकर आदतों में बदल देते हैं। तो दिमाग के स्तर पर क्या होता है जब कोई चीज आदत बन जाती है? दिमागी तौर पर ये काम हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी सोचने समझने वाले हिस्से से वहां से निकलकर बेसल गैंग्लिया में शिफ्ट हो जाता है। और बेसल गैंग्लिया क्या है? वो आदतों का ऑटो पायलट है। एक बार कोई काम वहां चला गया तो उसे करने में लगभग कोई दिमागी ऊर्जा नहीं लगती। आपकी इच्छा शक्ति मुश्किल चुनौतियों के लिए बची रहती है। लेकिन फिर एक सवाल उठता है, अगर सब कुछ ऑटो पायलट पर चला जाए तो क्या हम माइंडफुल या जागरूक रहना नहीं छोड़ देते? क्या हम एक तरह से रोबोट नहीं बन जाते? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। यहाँ संतुलन की बात है। लक्ष्य जिंदगी के हर पहलू को ऑटोमेट करना नहीं है। अच्छा। लक्ष्य ये है कि हम रोजमर्रा के उबाऊ कामों को ऑटोमेट कर दें, ताकि हमारा दिमाग उन चीजों के लिए आजाद हो सके जहां हमें सच में मौजूद रहने की जरूरत है। जैसे किसी से गहरी बातचीत करना या कोई रचनात्मक काम करना। बिल्कुल। ये रोबोट बनना नहीं है, ये अपनी दिमागी आजादी को वापस पाना है। और जब ये आजादी छिन जाती है, जब कोई रूटीन नहीं होता, तब चीजें बिखरने लगती हैं। एक पल आता है जब अप्रत्याशितता यानी अनप्रेडिक्टेबिलिटी मन की सहन शक्ति को तोड़ देती है। ऐसा लगता है जैसे अंदर कुछ टूट गया हो, और उसके बाद बस अफराद बोध, कंफ्यूजन और एक तरह के भावनात्मक धूल रह जाती है। हाँ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग अनिश्चितता से नफरत करता है। ये हमारे सर्वाइवल मैकेनिज्म का हिस्सा है। जब कोई ढांचा नहीं होता तो हमारा दिमाग लगातार एक हल्के खतरे की स्थिति में रहता है। आगे क्या होगा, ये सवाल बैकग्राउंड में चलता रहता है,
जिससे तनाव और चिंता पैदा होती है। तो रूटीन एक मनोवैज्ञानिक सहारे की तरह काम करता है। हाँ, वो एक अप्रत्याशित दुनिया में प्रिडिक्टेबिलिटी यानी पूर्वानुमान की भावना देता है कि चलो कुछ भी हो, कम से कम ये चीज तो तय है। ये बात कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान हम सबने महसूस की, है ना? बिल्कुल। बहुत से लोगों ने पाया कि उन्हें अपनी पुरानी दिनचर्या की कमी सबसे ज्यादा खल रही थी। वो ऑफिस जाना, एक तय समय पर काम शुरू करना। हाँ, ये चीजें शायद पहले उबाऊ लगती थी, पर वो समय के मार्कर थे, एक ऐसा ढांचा जिसने जिंदगी को एक शक्ल दे रखी थी। सही बात है। संकट के समय में रूटीन जीवन बचाने वाला हो सकता है। ये इमोशनल रेगुलेशन का एक बहुत शक्तिशाली उपकरण है। मतलब जब बाहर सब कुछ अस्त व्यस्त हो। हाँ, तब सुबह उठकर बस अपनी कॉफी बनाने या टहलने जाने जैसी एक छोटी परिचित लय भी मन को शांत कर सकती है। ये दिमाग को एक सिग्नल देती है कि सब कुछ कंट्रोल में है, हम आगे बढ़ रहे हैं। ये एक अजीब सा विरोधाभास है। हम अक्सर रूटीन को एक पिंजरे की तरह देखते हैं, पर जब हम उस आजादी में खो जाते हैं तो हम भागकर वापस उसी संरचना की ओर आते हैं जो अब पिंजरा नहीं बल्कि एक सुरक्षा कवच महसूस होती है। शायद इसीलिए कहते हैं रूटीन डजंट केज यू, रूटीन फ्रीज योर माइंड। इस विचार की जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं। प्राचीन समाजों ने अपने जीवन को प्रकृति के चक्रों के आसपास बनाया था। सूरज का उगना, मौसमों का बदलना। हाँ, लेकिन हमारे रूटीन की जो आधुनिक समझ है वो मध्ययुगीन मठों से आई है। बेनेडिक्टीन भिक्षु शायद पहले लोग थे जिन्होंने पूरे दिन को एक सख्त टाइम टेबल में बांधा था। हाँ, मैंने भी पढ़ा है कि मठ की घंटियां दिन में 8 बार बजती थी, जो प्रार्थना, काम, आराम इन सब का संकेत देती थी। तो क्या वे दुनिया के पहले प्रोडक्टिविटी गुरु थे? हाँ, एक तरह से हाँ, लेकिन उनका मकसद प्रोडक्टिविटी नहीं था, कुछ और था। अच्छा, ये सिर्फ धार्मिक अनुशासन नहीं था, ये बाहरी संरचना के जरिए अंदरूनी बदलाव लाने का एक तरीका था। उनका मानना था कि दिन को व्यवस्थित करके वे अपनी आत्मा को अनियंत्रित इच्छाओं और विचारों के कियोस से मुक्त कर रहे हैं। तो उनके लिए रूटीन आध्यात्मिक आजादी का रास्ता था। बिल्कुल। तो फिर इस विचार का क्या हुआ? ये आध्यात्मिक खोज से हमारी आज की लाइफ हैक वाले सोच तक कैसे पहुंचा? औद्योगिक क्रांति ने इस मठ वाले ढांचे को अपनाया, लेकिन उसकी आत्मा को पूरी तरह बदल दिया। कैसे? मठ की घंटी की जगह फैक्ट्री की सीटी ने ले ली। उद्देश्य आध्यात्मिक विकास से बदलकर आर्थिक उत्पादन हो गया। समय एक ऐसी चीज बन गई जिसे खरीदा और बेचा जा सकता था। तो क्या इसका मतलब ये है कि आज जब हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए रूटीन बनाते हैं तो हम अनजाने में अपने ऊपर वही फैक्ट्री वाला अनुशासन लगा रहे हैं? ये इस बात पे निर्भर करता है कि रूटीन का इरादा क्या है। फैक्ट्री का रूटीन बाहर से थोपा गया था किसी और के फायदे के लिए। आज का सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाला रूटीन अंदर से चुना गया है, खुद को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन आपका सवाल बहुत जरूरी है, अगर रूटीन बहुत ज्यादा सख्त हो जाए तो वो रचनात्मकता को खत्म कर सकता है। हाँ, एक अच्छा रूटीन एक मजबूत नींव की तरह होना चाहिए, झील की तरह नहीं। उसे आपको सहारा देना चाहिए, बांधना नहीं चाहिए। ठीक है, तो अगर हम ये सुरक्षात्मक ढांचा बनाना चाहते हैं जो हमें बांधे नहीं बल्कि सहारा दे, तो इसे बनाने का सही तरीका क्या है? अक्सर हम बड़े बड़े प्लान बनाते हैं और 2 दिन में ही फेल हो जाते हैं। इसकी शुरुआत होती है हैबिट लूप यानी आदत के चक्र को समझने से। हैबिट लूप। हर आदत के 3 हिस्से होते हैं, क्यू यानी संकेत, फिर रूटीन यानी व्यवहार और आखिर में रिवॉर्ड यानी इनाम। संकेत, व्यवहार, इनाम। हाँ, जब ये चक्र बार बार दोहराया जाता है तो हमारा दिमाग संकेत और इनाम के बीच एक मजबूत कनेक्शन बना लेता है और व्यवहार ऑटोमेटिक हो जाता है। इसे बनाने का एक तरीका जो मैंने सुना है वो है हैबिट स्टैकिंग। हाँ, बहुत असरदार है। यानी एक नई आदत को किसी पुरानी मजबूत आदत के साथ जोड़ देना। इसका सूत्र बहुत सरल है। पुरानी आदत के बाद मैं नई आदत करूंगा। जैसे सुबह की कॉफी बनाने के बाद मैं 1 मिनट के लिए ध्यान करूंगा। या ऑफिस से जूते उतारने के बाद मैं तुरंत अपने जिम के कपड़े पहन लूंगा। बिल्कुल। यहाँ आप अपनी इच्छा शक्ति पर निर्भर नहीं है। आपकी पुरानी आदत ही नई आदत के लिए ट्रिगर या क्यों बन जाती है। पर इसमें यह खतरा नहीं कि हम एक आदत के साथ इतनी नई चीजें जोड़ दें कि पूरा ढांचा ही ढह जाए। जैसे कॉफी बनाने के बाद मैं ध्यान करूंगा, फिर 10 पेज पढ़ूंगा और आखिर में कुछ भी नहीं होगा। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही सबसे आम गलती है। इसीलिए शुरुआत हमेशा छोटी होनी चाहिए। छोटी मतलब कितनी छोटी? यहीं पर 2 मिनट रूल काम आता है। 2 मिनट रूल
इसके बारे में बताइए। यह नियम कहता है कि किसी भी नई आदत की शुरुआत 2 मिनट से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। अगर आप रोज पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं तो लक्ष्य एक चैप्टर पढ़ना नहीं, बल्कि एक पन्ना पढ़ना है। हाँ, या सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ना है। अगर आप दौड़ना शुरू करना चाहते हैं तो लक्ष्य 5 किलोमीटर दौड़ना नहीं, अपने दौड़ने वाले जूते पहनना है, बस। ये तो मजाक जैसा लगता है। सिर्फ जूते पहनने से क्या होगा? मुझे अपनी वो कोशिश याद आ गई जब मैंने फैसला किया था कि मैं रोज 50 पुशअप्स करूंगा। और क्या हुआ? पहले दिन 50 किए, दूसरे दिन 20 और तीसरे दिन बस नेटफ्लिक्स। शायद मुझे एक पुशअप करने से शुरू करना चाहिए था। ठीक यही बात है। देखिए, यहाँ एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई छुपी है। 2 मिनट रूल का असली मकसद आदत को पूरा करना नहीं है, अच्छा, बल्कि आदत को शुरू करने की आदत डालना है। और इससे भी ज्यादा ये पहचान बनाने के बारे में है। पहचान? हाँ, जब आप रोज अपने दौड़ने वाले जूते पहनते हैं, भले ही आप दौड़ने ना जाएं, आप अपने दिमाग को ये संदेश दे रहे हैं कि मैं वो इंसान हूं जो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखता है। आप धावक बनने की पहचान बना रहे हैं, और जब पहचान बदलती है तो आदतें अपने आप टिक जाती हैं। ये बहुत शक्तिशाली विचार है। तो ये सिर्फ व्यवहार बदलने के बारे में नहीं, अपनी पहचान बदलने के बारे में है। बिल्कुल। और तीसरा तरीका है एनवायरनमेंट डिजाइन। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि अपनी इच्छा शक्ति पर भरोसा करना छोड़ दें। क्यों? क्योंकि वो एक बहुत ही अविश्वसनीय दोस्त है। इसके बजाय अपने माहौल को इस तरह से बदलें कि अच्छी आदतें आसान हो और बुरी आदतें मुश्किल हो जाएं। माहौल इच्छा शक्ति से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है। जैसे कि अगर ज्यादा पानी पीना है तो हर कमरे में पानी की बोतल रख दो, और अगर जंक फूड कम खाना है तो उसे घर में लाओ ही मत। एग्जैक्टली। या अगर आप सुबह उठकर फोन चेक करने की आदत छोड़ना चाहते हैं तो फोन को अपने बेडरूम से बाहर चार्ज करें। अगर आप ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो अपनी कुर्सी के पास हमेशा एक किताब खुली रखें। तो ये पूरी यात्रा एक अनियंत्रित दिन के क्योस से शुरू होकर इस एहसास तक पहुंचती है कि रूटीन एक भावनात्मक लंगर है। ये अनुशासन के माध्यम से मिलने वाली आजादी है, न कि आजादी का अंत। इसमें गहरा दार्शनिक विरोधाभास है ना? कैसा? जैसे एक संगीतकार हजारों घंटे स्केल और राग का अभ्यास करता है, जो कि एक बहुत ही अनुशासित काम है, ताकि स्टेज पर जाकर वो आजादी से कुछ भी रच सके बिना सोचे। सही बात है। उसी तरह एक अच्छा रूटीन हमें जीवन की जरूरी चीजों को कुशलता से संभालने की आजादी देता है, ताकि हम उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकें जो हमारे लिए वाकई में मायने रखती हैं। ये हमें लगातार चलने वाले आंतरिक संघर्ष से मुक्त करता है। शोध कहता है कि हमारा हर कार्य, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, उस व्यक्ति के प्रकार के लिए एक वोट है जो हम बनना चाहते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि आज की छोटी छोटी आदतें, आज के छोटे छोटे वोट कल के किस व्यक्तित्व का निर्माण कर रहे हैं। कभी महसूस किया है कि एक छोटा सा डिस्ट्रैक्शन, बस एक फोन का बजना या एक नोटिफिकेशन, कैसे पूरा का पूरा दिन खा जाता है? ये सिर्फ समय की बर्बादी नहीं है, ये एक तरह की साइकोलॉजिकल गिरावट है। ये उस पल के बारे में है जब आपके इरादे और हकीकत के बीच एक खाई सी बन जाती है। और ये कोई नई लड़ाई नहीं है, सदियों पहले की बात है। प्लेटो ने इसे अक्रेशिया कहा था। मतलब ये जानते हुए भी कि क्या सही है, उसके ठीक उल्टा काम करना। लेकिन आज फर्क पैमाने का है। पहले ध्यान भटकाने वाली चीजें क्या थी? शायद बाजार का शोर या खिड़की के बाहर का कोई नजारा। आज के डिस्ट्रैक्शंस वो सुपर कंप्यूटर से डिजाइन किए गए हैं, हमारी न्यूरोलॉजी को हैक करने के लिए। बिल्कुल। हम एक अटेंशन इकोनॉमी में जी रहे हैं। यहाँ हमारा ध्यान, हमारी तवज्जो ही सबसे कीमती वस्तु है। और ये शुरू होता है एक बहुत ही मासूम से ख्याल से, है ना? बस एक बार देख लेती हूँ, एक ईमेल, एक मैसेज या कोई न्यूज़ अपडेट। लेकिन वो एक बार कब 1 घंटे के अंतहीन स्क्रोल में बदल जाता है, पता ही नहीं चलता। ये एक धीमे रिसाव जैसा है। हमारी मानसिक ऊर्जा बूंद बूंद करके खत्म हो जाती है। डिस्ट्रैक्शन इजंट नॉइज, इट्स अ स्लो लीक। बिल्कुल। और इस रिसाव के पीछे दिमाग का एक बहुत पुराना सिस्टम काम कर रहा है। इसे डोपामीन ट्रैप कहते हैं, डोपामीन का जाल। डोपामीन, वो खुशी वाला केमिकल? यही एक आम गलतफहमी है। डोपामीन खुशी का नहीं, बल्कि उम्मीद का केमिकल है, एंटिसिपेशन का। ये इनाम मिलने पर नहीं, बल्कि इनाम मिलने की उम्मीद में रिलीज होता है।
अच्छा, तो मतलब हर बार जब हम फोन उठाकर स्क्रॉल करते हैं, हम असल में कंटेंट नहीं देख रहे होते। हम उस उम्मीद को खोज रहे होते हैं कि अगली चीज, अगली रील शायद मजेदार होगी। ठीक यही बात है। ये बिल्कुल एक स्लॉट मशीन जैसा है। स्लॉट मशीन? कैसे? बनाती है। टेक प्लेटफॉर्म्स इसी को तो हथियार बनाते हैं। पर हमारा दिमाग इसके आगे इतना बेबस क्यों हो जाता है? हम जानते हैं कि एक जाल है, फिर भी हम उसी में फंस जाते हैं। क्योंकि हमारे दिमाग का एक हिस्सा, लिम्बिक सिस्टम, हजारों साल पहले खतरों को पहचानने के लिए विकसित हुआ था। वो हर नई चीज पर, हर चमक पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है। और दूसरा हिस्सा? दूसरी तरफ है हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो सोच समझकर फैसला लेता है। समस्या ये है कि हर एक नोटिफिकेशन हमारे उस पुराने प्रतिक्रियाशील दिमाग को जगा देता है। और हमारा तार्किक दिमाग उसे रोकने में थक जाता है। We are Stone Age minds navigating a digital landscape purpose-built to keep us distracted. और जब दिमाग थक कर टूट जाता है, शायद वही कोलैप्स पॉइंट है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का उदाहरण है जिसने इसे डिजिटल एमनीशिया कहा। मतलब घंटों तक कंटेंट देखने के बाद भी कुछ भी याद न रहना। बस एक अपराध बोध, एक झुंझुलाहट और शर्मिंदगी। ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये असल में हो रहा है। इसे कॉग्निटिव स्विचिंग कॉस्ट कहते हैं। हमारा दिमाग मल्टीटास्किंग नहीं करता। नहीं करता? मुझे तो लगता था करता है। नहीं, वो बहुत तेजी से एक काम से दूसरे पर कूदता है, टास्क स्विचिंग। और हर बार जब हम ईमेल, मैसेज और अपने काम के बीच स्विच करते हैं, तो दिमाग अपनी 40% तक उत्पादक क्षमता खो देता है। 40%? ये तो बहुत बहुत ज्यादा है। और सुनिए, एक रुकावट के बाद पूरी तरह से फोकस वापस पाने में दिमाग को औसतन 25 मिनट लगते हैं। 25 मिनट? मतलब वो 1 मिनट का ईमेल ब्रेक असल में आधा घंटे का नुकसान है। बिल्कुल। हिसाब बहुत डरावना है, पर इससे भी ज्यादा खतरनाक एक और चीज है, न्यूरोप्लास्टिक एडेप्टेशन। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब हमारा दिमाग खुद को बदल लेता है। लगातार तेज उत्तेजना से हमारे डोपामिन रिसेप्टर्स वो कमजोर हो जाते हैं। कमजोर। तो फिर नतीजा? हमें उसी स्तर की दिलचस्पी महसूस करने के लिए और ज्यादा और तेज उत्तेजना की जरूरत पड़ती है। ओह, इसीलिए घंटों तक रील्स देखने के बाद एक किताब पढ़ना उबाऊ और असहज लगने लगता है। या किसी से बिना फोन देखे बात करना। हाँ, सामान्य जीवन वो फीका लगने लगता है। तो अगर समस्या इतनी गहरी है, तो सिर्फ नोटिफिकेशंस बंद कर देने से बात क्यों नहीं बनती? क्योंकि असली वजह वो ज्यादा गहरी है। ऐसा लगता है कि हम किसी चीज से भाग रहे हैं। बिल्कुल, आपने एकदम सही नस पकड़ी है। रिसर्च बताती है कि 90% डिस्ट्रैक्शन की जड़ इंटरनल ट्रिगर्स होते हैं। इंटरनल ट्रिगर्स मतलब अंदर की चीजें। हाँ, वो असहज भावनाएं जिनसे हम बचना चाहते हैं। जैसे कि बोरियत, अकेलापन, चिंता, अनिश्चितता, खुद पर शक। जब हम कोई मुश्किल काम करते हुए बोरियत महसूस करते हैं, तो हम फोन इसलिए नहीं उठाते कि वो बजा, बल्कि इसलिए उठाते हैं ताकि उस बोरियत से बच सकें। ये एक चक्र बन जाता है। पहले असहज भावना हुई, फिर उससे बचने की इच्छा हुई, फिर डिस्ट्रैक्शन से थोड़ी देर के लिए राहत मिली। बिल्कुल। पर वो मूल भावना तो वैसी की वैसी ही है, और अगली बार उस भावना को सहने की हमारी क्षमता और कम हो जाती है। तो मतलब टाइम मैनेजमेंट असल में पेन मैनेजमेंट है। जब तक हम इन अंदरूनी भावनाओं को संभालना नहीं सीखते हैं, हम हमेशा किसी न किसी चीज से विचलित होते रहेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम में इच्छा शक्ति की कमी है। इसका मतलब है कि हमें अपनी रणनीति बदलनी होगी। लड़ाई लड़ने के बजाय हमें युद्ध का मैदान ही बदल देना होगा। सही कहा। अनुशासन यहाँ सजा नहीं है, बल्कि एक सुरक्षा है, एक ढाल। सबसे सफल लोग वो नहीं होते जिनके पास कोई सुपर हीरो जैसी विल पावर होती है। तो फिर वो कौन होते हैं? वो लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी को इस तरह डिजाइन करते हैं कि उन्हें इच्छा शक्ति का इस्तेमाल ही कम से कम करना पड़े। इसे एनवायरनमेंट डिजाइन कहते हैं। हाँ, माहौल को बदलना। तो इसका पहला कदम क्या होगा? सबसे आसान और सबसे प्रभावी, भौतिक दूरी। फोन को दूसरे कमरे में रखना। हाँ, एक स्टडी बताती है कि सिर्फ फोन को नजरों के सामने उल्टा करके रख देना भी हमारी सोचने की क्षमता को कम कर देता है। अच्छा। क्योंकि दिमाग का एक हिस्सा लगातार उस पर नजर रखे हुए है। और दूसरा कदम? समय तय करना, जिसे कहते हैं ट्रैक्शन बनाना। ट्रैक्शन मतलब वो काम जो आप इरादे से करते हैं। तो अपने दिन की योजना पहले से बनाएं। सिर्फ काम के लिए नहीं, बल्कि आराम और सोशल मीडिया के लिए भी समय तय करें। मतलब सोशल मीडिया के लिए भी एक अपॉइंटमेंट? एक तरह से हाँ। जब हर चीज का एक समय होता है, तो कोई भी चीज डिस्ट्रैक्शन नहीं रहती, वो आपके प्लान का हिस्सा बन जाती है। और उन अंदरूनी ट्रिगर्स का क्या करें? वो बोरियत और बेचैनी वाली भावना? उसके लिए 10 मिनट का नियम अपनाएं।
10 मिनट का नियम? जब भी विचलित होने की इच्छा हो तो 10 मिनट रुक जाएं। अक्सर आप पाएंगे कि वो लहर अपने आप चली जाती है। उस आदत की चेन को तोड़ने जैसा है। और एक आखिरी चीज जो शायद सबसे शक्तिशाली है, अपनी पहचान बनाना, एक आइडेंटिटी पैक्ट। ये क्या है? खुद को ये बताने के बजाय कि मैं सोशल मीडिया से बचने की कोशिश कर रही हूँ। ये पहचान अपनाना कि मैं वो इंसान हूँ जो काम के समय सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करती। कोशिश करना असफलता की गुंजाइश छोड़ता है, होना एक मजबूत पहचान बनाता है। और ये याद रखना जरूरी है कि कोई भी इंसान दिन में 4 घंटे से ज्यादा डीप वर्क नहीं कर सकता। सिर्फ 4 घंटे? हाँ, ये हमारी दिमाग की सीमा है। इसलिए वो 4 घंटे बहुत कीमती हैं। उन्हें किसी भी हाल में बचाना, यही असल चुनौती है। तो ध्यान दोबारा हासिल करना सिर्फ ज्यादा काम करने के बारे में नहीं है। ये अपने दिमाग पर नियंत्रण वापस पाने और अपने इरादों के अनुसार जीने के बारे में है। उस शांत जगह को खोजने जैसा है जहां बाहरी शोर आप तक पहुंच न सके। बिल्कुल। और यहां एक विचार छोड़ जाते हैं। अगर आज का ध्यान भटकाऊं वर्तमान की असहजता से एक तरह का पलायन है, तो क्या असली शक्ति भविष्य के पलों को इरादे से डिजाइन करने में निहित है? क्या होगा अगर हम कल की स्पष्टता की तैयारी आज रात को ही करने लगे? कभी रात को लगा है कि अगर आज थोड़ा पहले सोच लेते तो दिन अलग होता। वो एहसास जब दिन खत्म होता है और अपने पीछे एक बिखरापन, एक थकान छोड़ जाता है, दिमाग में एक धुंध सी होती है उन सभी कामों की जो हो सकते थे पर हुए नहीं। एक अजीब सा वजन महसूस होता है, जैसे दिन का बोझ अभी उतरा ही नहीं। और अक्सर हम सोचते हैं कि इसका हल अगली सुबह मिलेगा, एक नई शुरुआत, ज्यादा हिम्मत, शायद एक और कप कॉफी। पर शायद हम गलत जगह देख रहे हैं। शायद हम सुबह की लड़ाई की तैयारी ही गलत समय पर कर रहे हैं। असल में कल की सुबह की नींव आज रात की शांति में रखी जाती है। टुमारो डजंट बिगिन इन द मॉर्निंग, इट बिगिंस टुनाइट। यह सुबह की लड़ाई वाली बात बिल्कुल सही है। हर सुबह एक अनदेखे संघर्ष से शुरू होती है। अलार्म बजता है और उसके साथ ही शुरू हो जाती है सवालों की बौछार। क्या पहने, नाश्ते में क्या खाएं, पहले कौन सा ईमेल देखें। मुझे तो कभी-कभी लगता है कि मैं बिस्तर से निकलने से पहले ही 10 फैसले ले चुकी होती हूँ। ये छोटे-छोटे सवाल एक के बाद एक हमारी मानसिक ऊर्जा सोख लेते हैं। इसे मॉर्निंग फ्रिक्शन कह सकते हैं ना, एक तरह की दिमागी रगड़ जो दिन शुरू होने से पहले ही हमें धगा देती है। मनोविज्ञान में इसके लिए एक बहुत सटीक शब्द है, डिसीजन फटीग। मनोवैज्ञानिक रॉय बॉमस्टर का काम इस पर काफी रोशनी डालता है। वो बताते हैं कि हमारी इच्छा शक्ति, या कह लें कि सेल्फ कंट्रोल, एक सीमित संसाधन है, एक मांसपेशी की तरह। आप उसे जितना इस्तेमाल करेंगे वो उतना ही थकेगी। अब सोचिए, जब हम सुबह उठते ही इन दर्जनों छोटे मोटे फैसलों में अपनी ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं, कपड़ों से लेकर नाश्ते तक, तो उन बड़े जरूरी कामों के लिए क्या बचता है? कुछ भी नहीं है। और यही वो कोलैप्स पॉइंट है ना, जब दिन शुरू होने से पहले ही पटरी से उतर जाता है। सुबह 10 बजे ही ऐसा महसूस होता है जैसे दिमाग थक कर बैठ गया हो। हम बिखरा हुआ महसूस करते हैं क्योंकि हमने अपना मानसिक टैंक सुबह के पहले घंटे में ही खाली कर दिया। उसके बाद तो बस हम रिएक्टिव मोड में चले जाते हैं। दिन हमें चलाने लगता है, हम दिन को नहीं चलाते। बिल्कुल, ये ऐसा है जैसे आप एक लंबी यात्रा पर निकलने से पहले अपनी गाड़ी का पेट्रोल पार्किंग में ही छोटे छोटे चक्कर लगाकर खत्म कर दें। जब असल यात्रा का समय आता है तो टैंक खाली होता है। हाँ, सुबह की ये छोटे फैसले वही छोटे चक्कर हैं। जब हम इन फैसलों को पहले से ही रात में कर लेते हैं तो हम सुबह एक भरे हुए टैंक के साथ शुरुआत करते हैं। वो ऊर्जा उन कामों पर लगती है जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, मतलब वो काम जो हमें आगे बढ़ाते हैं, न कि वो जो हमें सिर्फ दिन शुरू करने देते हैं। और जब दिन इस तरह बिखर जाता है तो रात में जो एहसास होता है वो सिर्फ शारीरिक थकान नहीं है, एक अपराध बोध है, एक बेचैनी, दिमाग में एक लगातार शोर, उन सभी अधूरे कामों का, उन सभी छूटे हुए मौकों का, और सबसे बढ़कर ये चिंता कि ये सब कल फिर से करना है। ये एक दुष्चक्र जैसा लगता है। इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक कारण है। उसे ज़ाइगार्निक इफेक्ट कहते हैं। ज़ाइगार्निक इफेक्ट? हाँ, ये सिद्धांत कहता है कि हमारा दिमाग अधूरे कामों को पूरा करने के लिए बना है। जब तक कोई काम पूरा नहीं होता, हमारा दिमाग उसे एक खुले हुए लूप की तरह देखता है और हमें बार बार उसकी याद दिलाता रहता है। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि हमारे दिमाग को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि काम कितना बड़ा है। एक जरूरी ईमेल का जवाब न देना
और एक बड़ा प्रोजेक्ट अधूरा छोड़ना, दोनों ही दिमाग में एक खुला लूप बना सकते हैं। ये खुले हुए टैब्स वाली बात बिल्कुल सही है। जैसे कंप्यूटर पे दर्जनों टैब खुले हों तो वो धीमा हो जाता है, वैसे ही हमारा दिमाग भी। एग्जैक्टली वही होता है। कभी कभी रात को यही शोर सोने नहीं देता। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें रात को ही इन टैब्स को बंद करना सीखना होगा? पर कैसे? कॉग्निटिव ऑफलोडिंग के जरिए। कॉग्निटिव ऑफलोडिंग? हाँ, ये एक फैंसी शब्द है, पर इसका मतलब बहुत सरल है। अपने दिमाग से बोझ उतारकर कहीं और रख देना। जब हम कल के कामों, इरादों और चिंताओं को अपने दिमाग से निकालकर कागज या किसी ऐप पर लिख देते हैं, तो हम सचमुच अपने दिमाग को ये सिग्नल देते हैं कि ये अब सुरक्षित है, तुम्हें इसे याद रखने की जरूरत नहीं है। आपने अपना काम कर दिया, अब ये बाहरी सिस्टम की जिम्मेदारी है। और ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, इसके पीछे विज्ञान भी है। सही कहा ना? मुझे याद है मैंने पढ़ा था कि लिखने की क्रिया का हमारे दिमाग पर एक शांत करने वाला असर होता है। हाँ बिल्कुल, फंक्शनल MRI स्टडीज दिखाती हैं कि ऐसा करने से हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में एक्टिवेशन कम हो जाता है। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो प्लानिंग, चिंता और लगातार सोचने के लिए जिम्मेदार है। जब हम चीजों को लिख लेते हैं तो ये हिस्सा शांत हो जाता है, जिससे चिंता घटती है और नींद की क्वालिटी बेहतर होती है। आप सचमुच अपने दिमाग को रात के लिए शटडाउन करने की इजाजत दे रहे हैं। आपने उन सभी खुले हुए टैब्स को एक एक करके बंद कर दिया है। तो ये सिर्फ एक टू डू लिस्ट बनाने के बारे में नहीं है, ये तो एक रस्म है रात की शांति में अपने बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़ने और कल के लिए एक नक्शा तैयार करने की। ये एक वापसी है क्लैरिटी की ओर। पर अक्सर लिस्ट बहुत लंबी हो जाती है और उसे देखकर ही घबराहट होने लगती है। आपने एक बहुत अहम बात कही। इसीलिए इसके कुछ बहुत ही कारगर तरीके हैं जो सिर्फ लिस्ट बनाने से कहीं आगे जाते हैं। पहला है 3 का नियम, द रूल ऑफ 3। हर रात कल के लिए अनगिनत काम लिखने की बजाय सिर्फ 3 सबसे जरूरी काम चुनें। सिर्फ 3। सिर्फ 3? ये सुनने में तो बहुत कम लगता है। हमारे पास तो दिन में करने के लिए दर्जनों काम होते हैं। क्या ये असल में मुमकिन है? यही तो इस नियम की खूबसूरती है। ये आपको मजबूर करता है कि आप असल में प्राथमिकता तय करें, क्या जरूरी है और क्या सिर्फ अर्जेंट लग रहा है। ये व्यस्त रहने और असरदार होने के बीच का फर्क है। दिन में आप बेशक और भी छोटे मोटे काम करेंगे, लेकिन ये 3 काम वो हैं जिन्हें पूरा किए बिना आपका दिन अधूरा माना जाएगा। ये आपकी जीत है। जब आप सुबह उठते हैं और आपको पता होता है कि आज की आपकी 3 सबसे बड़ी प्राथमिकताएं क्या हैं, तो एक जबरदस्त स्पष्टता मिलती है। बाकी सब कुछ इन 3 के इर्द गिर्द घूमता है। ठीक है, मान लिया कि मैंने अपने 3 सबसे जरूरी काम चुन लिए, लेकिन मेरी मुश्किल ये होती है कि दिन शुरू होते ही छोटी छोटी चीजें सामने आ जाती हैं और वो 3 जरूरी काम पीछे छूट जाते हैं। एक अनचाही कॉल, कुछ जरूरी ईमेल और देखते देखते आधा दिन निकल जाता है। और यहीं पर दूसरा तरीका काम आता है, टाइम ब्लॉकिंग। टाइम ब्लॉकिंग? हाँ, सिर्फ ये तय ना करें कि क्या करना है, बल्कि ये भी तय करें कि कब करना है। अपने कैलेंडर में उन 3 कामों के लिए एक निश्चित समय तय करें। जैसे सुबह 9 से 10:30 बजे तक मैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर काम करूंगा, और कोशिश करें कि ये समय आपके एनर्जी के चरम पर हो। हर किसी की एनर्जी का ग्राफ अलग होता है। कुछ लोग सुबह सबसे ज्यादा फोकस्ड होते हैं, कुछ दोपहर में। अपनी एनर्जी को समझकर उसके हिसाब से प्लानिंग करना गेम चेंजर है। ये सैद्धांतिक रूप से तो सही लगता है, पर क्या ये असल जिंदगी में मुमकिन है? हमारे दिन इतने अनिश्चित होते हैं। क्या ऐसी योजनाएं असल में काम करती हैं या सिर्फ और ज्यादा दबाव बढ़ाती हैं जब कुछ गड़बड़ हो जाए? ठीक है, ये एक बहुत ही जायज सवाल है। टाइम ब्लॉकिंग का मतलब अपने दिन को एक जेल बनाना नहीं है, बल्कि उसे एक ढांचा देना है। अगर कोई रुकावट आती है तो आप उस ब्लॉक को अपने कैलेंडर में कहीं और ले जा सकते हैं। मुद्दा यह है कि आपने उस काम के लिए पहले से ही समय और इरादा तय कर रखा है। बिना ब्लॉक के वो काम हवा में रहता है और कभी हो ही नहीं पाता। ब्लॉक के साथ वो एक ठोस वादा बन जाता है जिसे आप अपने आप से करते हैं। ठीक है, तो मैंने अपने 3 काम चुन लिए और उनके लिए समय भी तय कर लिया। पर सुबह उठने का आलस, वो सबसे बड़ी लड़ाई है। जब बिस्तर इतना आरामदायक हो तो जिम के कपड़े ढूंढने कौन जाए, या उस रिपोर्ट के लिए लैपटॉप खोलने का मन किसका करता है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। और यहीं पर तीसरा सिद्धांत काम आता है, जिसे जेम्स क्लियर अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में कहते हैं एनवायरमेंटल प्रीपोजिशनिंग। ये तो कमाल की बात है। मतलब हम अपने आज के मैं से अपने कल के मैं की मदद करवा रहे हैं जो शायद सुबह आलस में हो।
ये एक तरह का सेल्फ पेरेंटिंग है। बिल्कुल सही है। आप अपने भविष्य के आप के लिए एक तोहफा छोड़ रहे हैं। कल जिम जाना है तो आज रात को ही अपने जिम के कपड़े, जूते, पानी की बोतल सब कुछ दरवाजे के पास रख दें। कल सुबह उठकर कोई ज़रूरी रिपोर्ट लिखनी है तो आज रात को ही अपनी मेज़ साफ करें, लैपटॉप चार्ज करें और ज़रूरी फाइलें डेस्कटॉप पर खोलकर रखें। आप सुबह और अपने लक्ष्य के बीच की हर छोटी बड़ी रुकावट को पहले ही हटा रहे हैं। इससे सुबह इच्छा शक्ति पर निर्भरता कम हो जाती है, क्योंकि रास्ता पहले से ही साफ है। योजना बनाना एक बात है, पर उस पर टिके रहना बिल्कुल दूसरी। अक्सर मैं रात में बड़े जोश के साथ ये सब सोच तो लेती हूँ, पर सुबह होते ही अलार्म स्नूज हो जाता है और सारे इरादे धरे के धरे रह जाते हैं। योजना और हकीकत के बीच की इस खाई को कैसे भरा जाए? इसका हल इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस में छिपा है। ये मनोवैज्ञानिक पीटर गोलेवित्सर का एक बहुत शक्तिशाली कॉन्सेप्ट है। ज़्यादातर लोग सिर्फ ये तय करते हैं कि क्या करना है, जैसे मुझे कल रिपोर्ट पर काम करना है। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन में आप ये भी तय करते हैं कि कब और कहाँ करना है, और उसे एक ट्रिगर से जोड़ देते हैं। तो ये एक इफ देन प्लान की तरह है। अगर ऐसा होगा तो मैं वैसा करूंगी। बिल्कुल। आप एक बहुत स्पष्ट ट्रिगर सेट करते हैं, जैसे अगर सुबह की कॉफ़ी का कप खत्म होगा तो मैं तुरंत अपनी मेज़ पर जाकर रिपोर्ट का पहला पैराग्राफ लिखूंगा। ये साधारण सा बदलाव आपके व्यवहार को सचेत इच्छा शक्ति से निकालकर ऑटोमेटिक मोड में डाल देता है। अब आपको फैसला नहीं लेना है, बस अपने बनाए हुए नियम का पालन करना है। रिसर्च दिखाती है कि जो लोग इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, उनके अपने लक्ष्यों को पूरा करने की संभावना 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। इसके अलावा मैंने एथलीट्स को अक्सर मेंटल रिहर्सल के बारे में बात करते हुए सुना है। क्या ये भी इसमें मदद कर सकता है? हाँ, मेंटल रिहर्सल या विजुअलाइजेशन बहुत शक्तिशाली है। रात को सोने से पहले बस 3 से 5 मिनट के लिए शांति से बैठें और कल के दिन की कल्पना करें। सिर्फ अच्छी चीज़ों की नहीं, बल्कि पूरी प्रक्रिया की। कल्पना करें कि आप उस मुश्किल प्रेजेंटेशन को दे रहे हैं। अब सोचें कि किसी ने एक मुश्किल सवाल पूछा। घबराने की बजाय खुद को शांति से एक सांस लेते हुए और एक सोचा समझा जवाब देते हुए देखें। यह आपके दिमाग को एक्शन के लिए पहले से तैयार करता है। जब आप सुबह उठते हैं तो दिमाग के लिए वो काम नया नहीं होता है, वो पहले से ही उसका एक खाका तैयार कर चुका होता है। इससे काम शुरू करने में आने वाली हिचकिचाहट बहुत कम हो जाती है। तो ये बदलाव बहुत गहरा है। ये सिर्फ एक टू डू लिस्ट बनाने से कहीं ज्यादा है। ये दिन के हाथों मजबूर होने से निकलकर दिन का डिजाइनर बनने जैसा है। इसकी शक्ति सुबह की भागदौड़ में नहीं, बल्कि रात की उस शांत घड़ी में है, जब हम कल के लिए अपने इरादे तय करते हैं। हम सिर्फ काम नहीं चुन रहे, हम ये चुन रहे हैं कि हम कल कैसा महसूस करना चाहते हैं, शांत और फोकस्ड या बिखरा हुआ और बेचैन। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल की ओर ले जाता है। जब हम अपने कल की योजना बनाकर अपनी कीमती मानसिक ऊर्जा बचाते हैं, तो अगला कदम क्या है? उस बचाई हुई ऊर्जा का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे करें? शायद असली खेल समय को मैनेज करने का है ही नहीं। क्या हो अगर असली संसाधन जिसे हमें मैनेज करना सीखना है, वो समय नहीं बल्कि हमारी अपनी ऊर्जा हो? कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिन में घंटे तो बचे हैं, पर अंदर की जो हिम्मत है, जो ऊर्जा है, वो पूरी तरह खत्म हो चुकी है। घड़ी की सुई तो आगे बढ़ रही है, कैलेंडर पर खाली जगह भी है, पर आप वहीं के वहीं हैं। हम सब अपने समय को मिनट दर मिनट मैनेज करने में शायद माहिर हो गए हैं, लेकिन उस अदृश्य शक्ति का क्या, जो असल में हमें चलाती है, हमारी एनर्जी? आज की हमारी ये गहरी पड़ताल ज्यादा घंटे काम करने के बारे में नहीं, बल्कि अपनी उस अंदरूनी आग को समझने और उसे बुझने से बचाने के बारे में है। और ये एक बहुत गहरी और पुरानी गलतफहमी है जो हमें औद्योगिक क्रांति से विरासत में मिली है। अच्छा। उस दौर में इंसानों को एक मशीन की तरह देखा जाने लगा था कि बस इनपुट डालो और आउटपुट मिलेगा, लगातार बिना रुके। लेकिन इंसान मशीन तो नहीं है। बिल्कुल नहीं है। हमारी अपनी एक लय है, ऊर्जा के उतार चढ़ाव का एक चक्र है। तो आज हम इसी पुराने टूटे हुए ढांचे को तोड़कर देखेंगे कि असल में पीक परफॉर्मेंस का रहस्य समय के प्रबंधन में नहीं, बल्कि ऊर्जा के प्रबंधन में छिपा है। ये सब शुरू होता है उस एक छोटी सी आवाज से है, बस थोड़ा और। हाँ, बस एक ही मेल और एक मीटिंग और, बस ये रिपोर्ट खत्म कर लूं। हम अपने कैलेंडर पर खाली स्लॉट्स देखते हैं और सोचते हैं कि यहाँ काम फिट हो सकता है, पर हम ये भूल जाते हैं कि सुबह 9 बजे वाले हम और शाम 4 बजे वाले हम एक ही इंसान नहीं है। सही बात है। हमारी ऊर्जा का स्तर एक जैसा नहीं होता। हमारा दिमाग हमें धोखा देता है, क्योंकि समय
समय तो ठोस है, उसे घड़ी पर देखा जा सकता है, लेकिन एनर्जी वो तो एक एहसास है जो तब तक नजर नहीं आती जब तक वो लगभग खत्म ना हो जाए। बिल्कुल। और इसी सोच ने हमें हसल कल्चर की तरफ धकेला है, जहां थके होना एक सम्मान की बात मानी जाती है। हाँ, एक बैज ऑफ ऑनर की तरह। जबकि ऐतिहासिक रूप से देखें तो औद्योगिकरण से पहले काम करने के तरीके ऊर्जा के प्राकृतिक चक्रों से ज्यादा जुड़े थे। किसान सूरज के हिसाब से काम करते थे, कारीगर गहरे फोकस के साथ काम करते थे और फिर रुक जाते थे। तो ये समझ खो कहाँ गई? ये आधुनिक समय में वापस आई है और इसका श्रेय जाता है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी को। जिम लोअर और टोनी श्वार्ट्ज जैसे कोच ने एथलीटों को ट्रेनिंग देते हुए ये पाया कि असली विजेता वो नहीं जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है, बल्कि वो है जो मेहनत और आराम के बीच सबसे बेहतर तालमेल बिठाता है। उन्होंने इस विचार को कॉर्पोरेट एथलीट का नाम दिया। एक बात मुझे हमेशा हैरान करती है, हम सब जानते हैं कि हमें थकान हो रही है, शरीर जम्हाई ले रहा है, ध्यान भटक रहा है, मतलब शरीर संकेत दे रहा है, फिर भी हम उसे नजरअंदाज करके काम करते रहते हैं। ऐसा क्या होता है दिमागी तौर पे जो हमें रुकने नहीं देता? ये एक तरह का ब्लाइंड स्पॉट है। हम इन छोटे छोटे संकेतों को कमजोरी मानकर उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये सिर्फ थकान नहीं है, ये हमारे काम की गुणवत्ता पर सीधा हमला है, हमारे फैसलों की स्पष्टता को धुंधला कर रहा है और धीरे धीरे हमारी पहचान को ही खत्म कर रहा है। बाप रे। अर्नस्ट एंड यंग के पार्टनर स्टीव वॉर्नर की कहानी इसका एक बहुत शक्तिशाली उदाहरण है। वो दिन में 12 से 14 घंटे काम करते थे, ये सोचकर कि वो ज्यादा प्रभावी बन रहे हैं, और हो इसका उल्टा रहता है। बिल्कुल उल्टा। नतीजा ये हुआ कि वो भावनात्मक और शारीरिक रूप से पूरी तरह टूट चुके थे। उन्हें लगा वो कंपनी के लिए एक एसेट हैं, पर असल में वो एक लाइबिलिटी बन गए थे। उनके फैसले गलत हो रहे थे, उनकी टीम डीमोटिवेट हो रही थी। ये सुनने में ही काफी डरावना है। तो ये तो हुई बाहरी बात, इसके पीछे दिमागी स्तर पर क्या चल रहा होता है? विज्ञान क्या कहता है? देखिए, इसके पीछे का विज्ञान बहुत स्पष्ट है। एक है कॉग्निटिव लोड थ्योरी, जो ये बताती है कि हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है, जिसकी एक सीमित रैम है। जब हम बहुत सारे टैब एक साथ खोल लेते हैं, मतलब मल्टीटास्किंग करते हैं या बिना ब्रेक के काम करते हैं, तो सिस्टम हैंग हो जाता है। दूसरा, ईगो डिप्लीशन पर हुई रिसर्च ये दिखाती है कि हमारी इच्छा शक्ति या विल पावर वो एक मांसपेशी की तरह है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी ने सुबह इच्छा शक्ति लगाकर जंक फूड खाने से खुद को रोका, तो शाम को किसी छोटी सी बात पर गुस्सा आने की संभावना ज्यादा है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, क्योंकि वो मांसपेशी पहले ही थक चुकी है। एकदम। विल पावर कोई अंतहीन खजाना नहीं है, ये एक बैटरी की तरह है जो दिन भर में खत्म होती है। और जब ये थकान पुरानी हो जाती है, मतलब हफ्तों और महीनों तक चलती है, तो वो बर्नआउट बन जाती है। और बर्नआउट सिर्फ थका हुआ महसूस करना तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक न्यूरोफिजियोलॉजिकल ब्रेकडाउन है। आसान भाषा में कहें तो दिमाग का वो हिस्सा जो तनाव को संभालता है, उसका फ्यूज ही उड़ जाता है। फ्यूज उड़ जाना, ये बहुत सटीक शब्द है, क्योंकि बर्नआउट का सबसे खतरनाक पहलू शायद इसका भावनात्मक असर है। वो अपराध बोध कि हम काफी नहीं कर रहे, अपने काम से एक तरह की नफरत और एक गहरा भावनात्मक खालीपन। हाँ। हसल कल्चर इसे मेहनत का तमगा बताता है, लेकिन असल में ये असफलता का सीधा रास्ता है। हम सोचते हैं कि ज्यादा घंटे मतलब ज्यादा काम, जबकि रिसर्च साफ बताती है कि एक सीमा के बाद उत्पादकता घटने लगती है। हाँ, एक स्टडी के मुताबिक हफ्ते में 50-55 घंटे के बाद आपकी प्रोडक्टिविटी तेजी से गिरती है। कोई इंसान जो 80 घंटे काम कर रहा है, वो शायद 40% क्षमता पर काम कर रहा होगा। और असल में उससे भी कम काम कर पाता है जो 50 घंटे 90% क्षमता पर काम करता है। बिल्कुल, ये गणित ही गलत है। तो अगर कोई इस टूटन के बिंदु पर पहुंच गया है, तो वापसी का रास्ता क्या है? कहां से शुरू करें? वापसी का रास्ता ऊर्जा को उसके 4 अलग-अलग आयामों में समझने से शुरू होता है। ये सिर्फ शारीरिक थकावट का मामला नहीं है। सबसे पहले और सबसे बुनियादी है शारीरिक ऊर्जा। ये वो नींव है जिसके ऊपर सब कुछ टिका है। यानी नींद, खाना, एक्सरसाइज, ये तो बहुत बेसिक लगता है, पर शायद इसीलिए हम इसे सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। और यही सबसे बड़ी गलती है। किसी जरूरी मीटिंग के लिए नींद कुर्बान कर देना तो आम बात है। और ये नींव को ही कमजोर करने जैसा है। इसके बिना बाकी सब ढह जाएगा। लेकिन सिर्फ शारीरिक ऊर्जा काफी नहीं है। इसके बाद आती है भावनात्मक ऊर्जा, जो शायद सबसे ज्यादा अनदेखी की जाती है। ये हमारे काम की गुणवत्ता तय करती है। ये सकारात्मक रिश्तों से, कृतज्ञता से और मनोवैज्ञानिक रूप से सुरक्षित महसूस करने से भरती है।
अगर आप एक ऐसे माहौल में काम कर रहे हैं जहां आपको अपनी बात कहने या गलती करने से डर लगता है, तो आप लगातार अपनी भावनात्मक ऊर्जा खर्च कर रहे हैं, भले ही आप शारीरिक रूप से कुछ न कर रहे हो। ये बात स्टीव वॉर्नर की कहानी से जुड़ती है। उनका टूटना सिर्फ शारीरिक नहीं था, वो भावनात्मक रूप से भी खाली हो चुके थे। बिल्कुल। तीसरा आयाम है मानसिक ऊर्जा। ये हमारे फोकस और ध्यान की क्षमता है। आज के इस डिस्ट्रैक्शन वाली दुनिया में ये हमारी सबसे कीमती संपत्ति है। और ये मल्टीटास्किंग से खत्म होती है। हाँ, और एक बार में एक काम करके और छोटे-छोटे ब्रेक लेकर इसे बचाया जा सकता है। और आखिर में है आध्यात्मिक ऊर्जा। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारे काम के उद्देश्य और हमारे मूल्यों से आती है। ये क्यों का जवाब है। जब हमारा काम हमारे मूल्यों से मेल खाता है, तो वो मुश्किल होने पर भी हमें थकाता नहीं बल्कि ऊर्जा देता है। तो इसका मतलब आराम करना कमजोरी नहीं है, ये तो एक परफॉर्मेंस स्ट्रैटेजी है। ये सुनकर मुझे लेब्रॉन जेम्स जैसे एथलीट याद आते हैं। हाँ, वो अपनी रिकवरी पर लाखों डॉलर खर्च करते हैं। वो इसे फिजूल खर्ची नहीं, बल्कि अपनी सबसे कीमती संपत्ति में निवेश मानते हैं। और यही वो मानसिकता है जिसे हमें अपनाने की जरूरत है। रिकवरी सिर्फ काम का न होना नहीं है, ये ट्रेनिंग का ही एक सक्रिय और जरूरी हिस्सा है। इलीट परफॉर्मर्स ये जानते हैं कि रुकना असल में आगे बढ़ने की तैयारी है। तो इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें? इसका व्यावहारिक मतलब क्या है? इसका मतलब है अपनी बायोलॉजी के खिलाफ नहीं, बल्कि उसके साथ काम करना। सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक है ऑल्ट्रेडियन रिदम को समझना। ऑल्ट्रेडियन रिदम? हाँ, हमारा शरीर स्वाभाविक रूप से 90 से 120 मिनट के गहरे फोकस के बाद 15 से 20 मिनट के आराम की मांग करता है। इस दौरान हमारा ध्यान भटकने लगता है, हम जमाइन लेते हैं, बेचैन हो जाते हैं। और हम इसे कमजोरी का संकेत मान लेते हैं। जबकि ये हमारे शरीर का कहने का तरीका है कि उसे रिचार्ज की जरूरत है। और जब हम इन संकेतों को नजरअंदाज करते हैं, तो हम एक अदृश्य कर्ज ले रहे होते हैं। पहला ब्रेक छोड़ा तो अगली मीटिंग में आप दिमागी तौर पर 80% ही मौजूद हैं। दूसरा छोड़ा तो आप 50 पर आ जाते हैं। और फिर आती है वो दोपहर की गहरी थकान, जिससे कितनी भी कॉफी ठीक नहीं कर पाती। क्योंकि असल में शरीर शटडाउन करने की मांग कर रहा होता है। लेकिन कई मैनेजर्स ये सुनकर कहेंगे कि 90 मिनट काम करके 20 मिनट का ब्रेक लेना तो काम चोरी है। इस हसल कल्चर वाली मानसिकता से कैसे निपटा जाए? ये बहुत जरूरी सवाल है, और इसका जवाब नतीजों में है। एक रिसर्च प्रोफेसर ने अपने दिन को इसी 90 मिनट के ब्लॉक में बांटा। सुबह के शुरुआती घंटों में उन्होंने अपने सबसे मुश्किल काम किए, जैसे लिखना और डेटा विश्लेषण, और हर 90 मिनट के बाद 20 मिनट का ब्रेक लिया। और नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि वो कम घंटे काम करके भी 2 साल में अपनी पब्लिकेशन आउटपुट को 40% तक बढ़ा पाई। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वो उस पुरानी चिंता और थकावट से बाहर आ गईं जो उन्हें सालों से परेशान कर रही थी। उन्होंने अपने नतीजों से साबित किया कि ये तरीका काम करता है। ये टास्क एनर्जी अलाइनमेंट वाली बात सुनकर मुझे अपनी आदत याद आ गई। मैं हमेशा सबसे मुश्किल काम सुबह करने की कोशिश करती हूँ, और मुझे लगता था ये बस एक अच्छी आदत है। पर अब समझ आ रहा है कि इसके पीछे पूरा विज्ञान है। बिल्कुल, आप अनजाने में ही अपनी एनर्जी के साथ काम कर रही थी। इसे ही टास्क एनर्जी अलाइनमेंट करते हैं। अपने सबसे मुश्किल और ज़रूरी काम, जैसे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग या क्रिएटिव थिंकिंग, को उस समय करें जब आपकी ऊर्जा चरम पर हो। ज़्यादातर लोगों के लिए ये सुबह के कुछ घंटे होते हैं। और कम ऊर्जा वाले काम, जैसे ईमेल चेक करना, एडमिन वर्क, उन्हें उस समय के लिए बचा कर रखें जब ऊर्जा स्वाभाविक रूप से कम होती है, जैसे लंच के बाद। एक मार्केटिंग डायरेक्टर ने अपनी एनर्जी का एक मैप बनाया और पाया कि सुबह 8 से 11 बजे तक वो सबसे ज्यादा क्रिएटिव होती हैं। उन्होंने अपना पूरा शेड्यूल इसी मैप के हिसाब से बदल दिया। ब्रेनस्टॉर्मिंग सुबह और रूटीन मीटिंग्स दोपहर में। एकदम। नतीजा ये हुआ कि वो कम समय में बेहतर काम करने लगी, और शाम को घर जाने के लिए उनके पास ऊर्जा बची रहती थी। तो आज की सारी बातचीत से अगर एक सबसे बड़ी बात लेकर जानी हो, तो वो ये है, हमारी असली करेंसी घंटे या मिनट नहीं, बल्कि हमारी ऊर्जा है। सही। और इस ऊर्जा को बचाना सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं, बल्कि आज की दुनिया में सर्वाइव करने का तरीका है। टाइम इज यूजलेस व्हेन योर इनर फ्लेम इज फेडिंग। एक आखिरी विचार, अगर ऊर्जा ही हमारी सबसे कीमती संपत्ति है, तो हम इसे हर रोज उन कामों, उन लोगों और उन विचारों पर क्यों खर्च कर रहे हैं जो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते? ये सवाल सिर्फ हमारी प्रोडक्टिविटी के बारे में नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन के हर चुनाव के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। हम अपनी ऊर्जा कहाँ निवेश कर रहे हैं?
यही समझ हमें उस सफ़र की ओर ले जाती है जहां हम ऐसी आदतें बनाते हैं जो हमारी ऊर्जा की रक्षा करती हैं और उसे लंबे समय तक बनाए रखती हैं।